मार्केट ओवर प्राइस्ड है कि नहीं है, सुपर एरिया की कितनी फजिंग हो रही है, कि हद कितनी फजिंग हो रही है, ये दो एग्जांपल आपको बताते हैं। और लोगों की अकल कहीं घास चरने गई है कि नहीं, इससे भी पता लगता है। 11 करोड़ के फ्लैट, 10.5 करोड़ के फ्लैट, जिसमें 2000 फुट भी मुश्किल से एरिया नहीं निकल रहा, कौन सी अकल मिलती है? मिडिल क्लास इंडिया का कैसे इतना इन्फ्लुएंट हो गया? दिल्ली एनसीआर का मार्केट उठाकर देखें, सबसे इंडिया का एफोर्डेबल मार्केट कहा जाता था नोएडा। आज नोएडा में 35,000 रुपए पे सुपर बिल्टअप बेचा जा रहा है, जहां 50% लोडिंग है। 70,000 रुपए का रेट निकल रहा है, जो कि मुंबई से भी ज्यादा है। दूसरा, अगर रेरा है, एग्जिस्ट करता है, तो अभी भी यहाँ पे प्री लॉन्च कैसे हो रहा है? 35% प्राइस इस बार इस रैली में बिल्डर्स ने सुपर एरिया को डॉक्टर करके बढ़ाया। जब अगर आपका एफिशिएंसी, कवर्ड एरिया एफिशिएंसी 70% हो, जो कि थी कुछ साल पहले, अचानक कब 52 बन गई, मुझे भी समझ नहीं आया। किसी भी प्रोजेक्ट के आपके पास प्रपोजिशन आए, आपको फैक्ट चेक की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कॉमन सेंस चेक ही बता देता है कि क्या सही है, क्या गलत है। एग्जैक्टली, तो वो प्राइस सेट हो गया और उस सेगमेंट को अब अपनी अकम्पलिशमेंट अपनी सोसाइटी में दिखानी है, तो ही हैज टू हैव दैट एड्रेस। जितना मैंने बायर्स की साइकोलॉजी को समझा है, वो इस डर से दे रहे हैं कि अगर बिल्डर ने प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए और मुझे लिटिगेशन में जाना पड़ा तो मेरा कैश कंपोनेंट मारा जाएगा। अदरवाइज मैं बहुत सारे एवरेज होम बायर्स को देखता हूं और बिल्डर से भी मेरी बात होती है। 1 करोड़ का भी अपार्टमेंट है अफोर्डेबल सेगमेंट में, बायर कहता है 10 लाख रुपए कैश ले लो। 20 साल का अगर हम डेटा ले, तो 2016 से लेके 2025 तक इस सेक्टर में, इफ यू लीव असाइड द टॉप मैनेजमेंट, वेजेस आर स्टैग्नेटिंग। मेरे कितने पास परसेंट अभी तक एक भी ऐसा कोल्ड कॉल नहीं आया है जिसमें मुझे ये कहा गया हो कि सर आपको घर खरीदना है तो मैं खरीदवा दूं। आपका घरौंदा खरीदो? ये हमेशा मेरे पास ये फोन कॉल आता है, कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो बताइए। प्रॉपर्टी की वैल्यू भी 7-8% बढ़ेगी। हाँ, किराया हर 10% बढ़ा लेते हैं। हर साल 5% बढ़ेगा किराया। और अगर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा तो 12% उसको मिलेगा लेटर से। तो सी, जब तक ये इक्वेशन है कि होम लोन 8% का है आपका, और आपका जो रेंट है वो 1.5-2% है, तो रेंटल वाला हमेशा जीतेगा। इंडिया का रेंटल वर्सेस बोरोइंग कॉस्ट हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। सेकंड नंबर पे चाइना है 300 बेसिस पॉइंट। और मैंने वो उस कैलकुलेशन में ये निकाला था कि 1 करोड़ को ही बेंचमार्क बनाए तो 20 साल में डिफरेंस विल बी ऑफ सम 13 करोड़। अपनी सेविंग से, अपनी इनकम से लोग ये जो सारी लाइफस्टाइल रिक्वायरमेंट्स हैं ये मीट कर लेते थे। लेकिन जब एक्सेसिव वैल्यू का होम लोन लेकर वो अपने आप को टाइटन कर लेते हैं, तो उनको सर्वाइवल के लिए कंजम्पशन लोन भी लेना पड़ता है। इंडियन रियल एस्टेट की सबसे बड़ी आयरनी क्या है? आयरनी यह है कि इंडियन रियल एस्टेट का एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां सच बोलना गुनाह है, जहां लोग सच ना बोलते हैं ना सुनते हैं। मुझे अपने करियर में बहुत कम लोग ऐसे मिले हैं जो कुछ हद तक रियल एस्टेट को लेकर रियलिस्टिक बातें करते रहे हैं। उनमें से एक हैं पंकज पाल, वेटरन रियल एस्टेट प्रोफेशनल हैं। कई सालों से मैं इनको सुनता रहा हूं, कई फोरम पे इन्होंने बहुत रियलिस्टिक बातें कही हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में मैंने इन्हें बुलाया है क्योंकि मैं अपने ऑडियंस को एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल के नजरिए से सच सुनाना चाहता हूं। क्या है इंडियन रियल एस्टेट का सच? होप है, हाइप है, क्या है? पंकज जी, स्वागत है आपका। और मेरा पहला सवाल यह होगा कि इंडियन रियल एस्टेट को अभी आप किस मुकाम पर देखते हैं? दो एक्सट्रीम व्यूज आ रहे हैं। एक व्यू है कि मार्केट हमेशा बुलिश रहेगा और ये कोई नई बात नहीं है, रियल एस्टेट ने हमेशा से यही कहा है कि मार्केट बहुत बुलिश है। लेकिन एक दूसरा व्यू है कि मार्केट क्रैश दिख रहा है जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो आप रियल एस्टेट को किस तरीके से अभी देख रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि रियल स्टेट, वॉट एवर यू से, रियल स्टेट इज द कोर इंडस्ट्री। कोर इंडस्ट्री मीन्स कि ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, रिटेल एक्टिविटी के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए रियल स्टेट की रिक्वायरमेंट थी और रहेगी। एज वॉट एवर हैपन्स टू द इंडियन इकोनॉमी, तेज ग्रो करे, स्लगिशली ग्रो करे, दिस नीड इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। इट्स जस्ट दैट हमारे कंट्री में कुछ यूनिक फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक मनी इज वन फैक्टर,
दूसरा फैक्टर है कि हमारी साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाती है, क्योंकि स्पेकुलेटिव लोग इसको एक कोर इंडस्ट्री के बजाय एक स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट समझ लेते हैं। तो जब मार्केट में थोड़ी उनको मूवमेंट दिखती है, तो स्पेकुलेटिव बबल फर्दर कंपाउंडेड बाय frenzy is further compounded by black money, वो रियल स्टेट का जो एक नॉर्मल ग्राफ है वो इतना डिस्टॉर्ट हो जाता है कि थिंग्स आर डिस्टॉर्टेड। तब वो लगता है कि थिंग्स आर ओवर प्राइस्ड, देयर इज ओवर सप्लाई। सो रियल स्टेट इज अ कोर इंडस्ट्री, बट इट इज हाईली साइक्लिकल, but the cycle does not follow a logical sober graph, you know। देखो, अगर आप उसका स्टेटस इक्विलिब्रियम ग्राफ मानो रियल स्टेट का, क्या होता है, तो वो होता है कि prices have to grow with the turnover of companies in case of commercial establishments, और turnover of retailers, turnover of business houses, उनके turnover के साथ commercial prices को बढ़ना चाहिए। Similarly, income growth के साथ demand and supply can create some, pluses and minuses here and there, but affordability and income levels are the critical denominator। रियल एस्टेट प्राइसेस को इन फैक्टर्स के साथ चलना चाहिए। इट इज अ इंस्ट्रूमेंट और एसेट क्लास which hedges you in the long term against inflation, and if you pick a growth story which is a growth, उसमें ग्रोथ के कई ड्राइवर्स हैं, तो आप उस इन्फ्लेशन को 1-2 पॉइंट से बीट कर सकते हो इन द लॉन्ग रन। अगर ये ग्राफ ढंग से चले तो इसका ग्राफ का ट्रेजेक्टरी बड़ी लीनियर होनी चाहिए, क्योंकि इनकम ग्रोथ इतनी ज्यादा इरेशनली जंप्स में नहीं आती। इनकम ग्रोथ इज, और हमारी जो इकोनॉमी का जीडीपी का ग्रोथ का एक पाथ है, कॉर्पोरेट अर्निंग की ग्रोथ का पाथ है, इनकम का ग्रोथ का पाथ है, वो काफी स्टेबल है। लेकिन रियल स्टेट का ग्राफ कभी भी हिस्टोरिकली स्टेबल नहीं हुआ, बिकॉज स्पेकुलेटिव एंथुजियाज्म, यूफोरिया, द फैक्टर ऑफ ब्लैक मनी इस ग्राफ को टोटली डिस्टॉर्ट कर देता है। हर बार इस साइकिल को वो खराब कर देता है। खराब साइकिल में आपके प्राइसेस बिकम सो अनफोर्डेबल, because prices are unaffordable. Or second factor is the number of speculators is too high. It's actually in the last stages of a bull run, more than 75% of the buyers are actually speculators. So उससे होता है कि अफोर्डेबिलिटी खराब हो जाती है, और जब स्पेकुलेटर्स को जो एंटिसिपेटेड गेन्स नहीं मिलते हैं, तो कैश फ्लोज ड्राई हो जाते हैं, प्रोजेक्ट्स स्टैग्नेट करते हैं, प्रोजेक्ट स्टैग्नेट करना शुरू कर जाते हैं। और पार्टी का मजा लेने के लिए हमेशा ओवर सप्लाई सिचुएशन भी होती है। पीपल थिंक इट इज वेरी, रियल स्टेट का नशा होता है। पीपल सी सो मेनी डेवलपर्स मेकिंग मनी, इन्वेस्टर्स मेकिंग मनी, लॉट ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स कम इन, लॉट ऑफ डेवलपर्स एंटर द फील्ड, रियल एस्टेट ब्रोकर्स जॉइन द फ्रे। तो वो हमेशा वो ग्राफ को बहुत ज्यादा मेसी और खराब कर देते हैं। फिर बस बेचारी मार्केट को अपने आप को, कहते हैं, सेल्फ हीलिंग मोड में जाना पड़ता है। और वो सेल्फ हीलिंग मोड कितना लंबा चलेगा डिपेंड्स ऑन कि कितनी सप्लाई, एक्स्ट्रा एक्सेसिव सप्लाई कितनी ज्यादा डंप कर दी गई है, कितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स में फाइनेंशियल क्लोजर नहीं हो पाया, वो प्रोजेक्ट्स कितना स्टैग्नेट करेंगे। तो वो सेल्फ रिकवरी फेज पिछले बार 2011 से लेकर 2020 तक चला था, 9 साल चला था। इस बार का बबल उससे ज्यादा एक्सेसिव है। पिछली बार जब ये बबल था तो वी डोंट हैव द फैक्टर ऑफ सोशल मीडिया। इस बार सोशल मीडिया ने इस बबल को इतना एक्सेंचुएट किया है, इतना हाइप बिल्ड किया है, कि दैट दिस बबल इज मच मोर रिस्की एंड डेंजरस देन द 2011 बबल। तो एक्सपर्ट्स, नो, रिपोर्ट्स कुछ भी बोले अबाउट इन्वेंट्री ओवरहैंग एंड ऑल दैट, आई फील कि इस बार द रिकवरी फेज विल हैव टू बी वेरी प्रोलॉन्ग्ड, या 8-10 साल का रिकवरी फेज होगा, तब चीजें, ये ग्राफ फिर से जो मेस क्रिएट हुआ है वो सॉल्व होगा। एक लेटेस्ट रिपोर्ट मैंने अभी लास्ट मंथ पढ़ी। दीज रिसर्च हाउसेस कीप ऑन कमिंग आउट विद इन्वेंट्री ओवरहैंग कितना है मार्केट में, उसकी रिपोर्ट्स ये लाते रहते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी कि 6 लाख यूनिट्स, रेजिडेंशियल यूनिट्स का इन्वेंट्री ओवरहैंग है। एंड आपका पुणे, बैंगलोर, एनसीआर, 6 लाख में से 3 लाख, 1-1 लाख इनका है। हैदराबाद इज मोर देन अस, 1,30,000।
बॉम्बे इज 1,80,000, द ग्रेटर बॉम्बे। और उन्होंने कहा कि ये इन्वेंट्री इज हेल्दी, दिस इन्वेंट्री ओवरहैंग इज हेल्दी। आई वोंट नेम द कंसल्टेंट, वेरी बिग रिसर्च हाउस, बिकॉज ये 18 मंथ्स का इन्वेंट्री ओवरहैंग है। 18 मंथ्स में एट द करंट पेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ये अब्जॉर्ब हो जाएगा। बट बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, सो दिस इज, सी सबसे पहले मुझे पता नहीं लगता ये जो डेटा होता है ये बुकिश डेटा होता है थोड़ा, इसलिए फ्रॉड होता है, इसलिए आप इतना रिलाय नहीं कर सकते इसमें। बट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड माय ओन असेसमेंट, मुझे लगता है कि ये जो इन्वेंट्री है, इट इज डबल द अमाउंट रिपोर्टेड। आपने आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है जिसको कि बीच में मैं इसलिए रोक रहा हूं। रियल एस्टेट में जो ये डेटा पॉइंट्स की हम बात करते हैं, क्या ये डेटा पॉइंट्स साइंटिफिकली मेथोडोलॉजी से तैयार होते हैं? और मैं क्यों बोल रहा हूं, मैंने कई फोरम पे इन रिसर्च रिपोर्ट्स बनाने वालों से बिना कोई नाम लिए ये पूछा है, आपकी सेल्स की परिभाषा क्या है? अगर बिल्डर के यहां से आप डेटा ले रहे हैं तो बिल्डर तो 25,000 रुपए में मिला एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी आपको सेल्स बताएगा। अगर आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्री ऑफिस से ले रहे हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस आप कैसे निकाल रहे हैं? अगर आप बैंक से ले रहे हैं तो आप जो बैंक लोन हो रहा है आप सिर्फ उसी का डेटा आपके पास होगा। आप कितना विश्वास करते हैं ये रिसर्च रिपोर्ट पे? क्योंकि इसमें एक और प्रॉब्लम साथ में ये आती है, जब ये कहते हैं इतने महीनों में ये इन्वेंट्री एब्जॉर्ब हो जाएगी तो उसका बेसिस क्या होता है? सी सबसे पहले तो उसमें आप एक लाइन पढ़े कि दिस इज एट, आपने 18 मंथ्स का उन्होंने कहा है कि इन्वेंट्री ओवरहैंग है, 18 मंथ्स पर अब्जॉर्ब हो जाएगी इफ द अब्जॉर्प्शन इज एट द करंट पेस। इसका मतलब है कि 18 महीने में ये जो सो कॉल्ड इन्वेंट्री की प्रॉब्लम है, ओवर सप्लाई की प्रॉब्लम है, ये सारी अब्जॉर्ब हो जाएगी। इसके अंडरलाइन उनका क्लेम, अंडरलाइन क्लेम यही हुआ ना कि द प्राइसेस आर हाईली अफोर्डेबल। कोई टेंशन की बात नहीं, 18 महीने तो सारा माल बिक ही जाएगा, फिर प्रॉब्लम ही क्या है इस रियल एस्टेट साइकिल में। सिमिलर बात इन्होंने 2011 में भी कहते थे। प्रॉब्लम ये है कि राइटली सेट कि ये टैली जो अपनी बनाते हैं अनसोल्ड इन्वेंट्री की, दिस इज वेरी वेरी शैलो। मैंने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस देखा है कि दे ओनली रिसॉर्ट टू टॉकिंग टू फ्यू ब्रोकर्स, एक्सेल शीट में सारे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बनाते हैं, ब्रोकर से पूछते हैं कितना माल बिक गया, कितना बिक गया, कितना बिक गया, थोड़ा ज्यूम कर लेते हैं भाई अगर 10 प्रोजेक्ट्स को किया तो बाकी 10 की अजम्पशन कर लेते हैं। द रिपोर्ट इज वेरी वेरी सुपरफिशियल। वो इन्हीं एक डिपस्टिक होता है स्टडी से, डिपस्टिक स्टडी। बट यू आर राइट, they cannot capture how many units have been actually sold, how many have been picked up by traders, flippers ने कितना दिया, कितना कितना माल उठाया है, सेकेंडरी मार्केट की इन्वेंट्री, प्राइमरी मार्केट की इन्वेंट्री, उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो ये बड़ा assumption बेस्ड है, एंड एक लिमिट के बाद इतना एफर्ट नहीं जाता है इस रिसर्च में। मैंने देखो इन माय कैरियर आई हैव वर्कड विद ऑल दीज एडवाइजरी फर्म्स, ये फटाफट एक हफ्ते में बना के आपको रिपोर्ट दे देते हैं, और ये इट्स अ डिपस्टिक स्टडी। मेरी असेसमेंट है, मैं विदाउट डूइंग दैट स्टडी आपको बता सकता हूँ कि द अनसोल्ड इन्वेंट्री, इसमें फ्लॉज क्या है, इस रिपोर्ट में फ्लॉ क्या है। फ्लॉ ये है कि दे हैव नॉट काउंट, कि देखो एक होता है कि आप मार्केट में बैठे हुए हो, यू आर मार्केट वेटरन और आपको मार्केट की नब्ज पता है। इन्वेंट्रीज एटलीस्ट डबल द अमाउंट दे आर कोटिंग, simply because I have a ringside view of how many, when a developer says उसके 500 यूनिट बिक गए हैं, उसका 500 क्या 200 भी नहीं बिके हैं। और ये चीजें अभी मैनिफेस्ट होनी शुरू हो गई हैं मार्केट में, विल टॉक अबाउट इट लेटर। लेकिन जो सो कॉल्ड क्लेम्स डेवलपर कहते हैं 500 यूनिट मेरे बिक गए हैं, वो तो सिंगल डे में 500 वो यूनिट बेच दिया लॉन्च पे। वो टोटली एक्सपोज हो रहे हैं। सो एक तो ये इन्वेंट्री डबल है, मैं आपको बताऊं। दूसरा, ये जो कह रहे हैं एट द करंट पेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, करंट पेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इससे 1/3 होने वाला है। तो आपका जो इन्वेंट्री ओवरहैंग 18 महीने का था, सबसे पहले इन्वेंट्री डबल है तो 3 साल हो गया, और पेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज गोइंग टू बी 1/3। और इस 18 महीने में जो नए लॉन्चेस होंगे वो तो मैं ये बोल रहे हैं 18 महीने में सारी इन्वेंट्री आपकी अब्जॉर्ब हो जाएगी, प्राइसेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इनकी रिपोर्ट कहती है प्राइसेस पर एनम 7% से बढ़ रहे हैं, अभी कोई चिंता की बात नहीं है। मैं इनकी सारी रिपोर्ट्स के ऊपर अपनी असेसमेंट देता हूँ कि ये जो करंट इन्वेंट्री ओवरहैंग है, मार्केट इसको रिपेयर होने में, रिपेयर कब होगा, जब ये इन्वेंट्री एक्चुअल एंड यूजर के हाथ में जाके स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में आएगी। इट शुड नॉट बी फ्लोइंग इन द मार्केट। तो उसमें कम से कम, इस बार पिछली बार 7-8 साल लगे थे, इस बार भी कम से कम 8 साल इसको इन्वेंट्री की अब्जॉर्प्शन में लगेगा।
डबल द इन्वेंट्री एंड द पेस ऑफ अब्जॉर्प्शन ये लेते हैं पिछले 2-3 साल का, जब मार्केट में एक स्पेकुलेटिव फ्रेंजी थी, जब सो कॉल्ड और 500 यूनिट एक दिन में बिक जाते, तो हाउ कैन दैट पेस बी सस्टेन्ड? वो पेस सस्टेन नहीं हो सकती। तो कम से कम ये सिचुएशन अब हैज बीन डैमेज्ड फॉर द नेक्स्ट 7-8 years। इसके बाद ही इन्वेंट्री आपकी ये ठीक होगी। लेकिन इस बार थोड़ा एक कंपाउंडिंग फैक्टर और है। उसी इंडिया में हाउसिंग का बूम, द अर्बनाइज very strong urbanization push and the demand for these condominium units, it was fueled in it's been fueled since 1991 जब इंडिया एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बन के आया। स्टार्टेड विद कॉल सेंटर्स, बीपीओस, केपीओस, फिर कोडिंग आया। वो एक गोल्डन एज थी जब, और फिर एक स्टेज आई कि जब आपके इन्हीं सिटीज में जो मेजर ड्राइवर्स हैं आपकी, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, मैसूर, बॉम्बे, इन जगह पे 1 million जॉब्स ईयर का एक रन रेट एस्टेब्लिश हो गया कि ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इंडिया बन गया, वो 1 लाख ग्रेजुएट्स को ऑब्जॉर्व करने लगा। वो टाइम था कि जब एक्चुअल ग्रोथ इन वेजेस हो रही थी, आई मीन एडजस्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन, दैट वाज द टाइम व्हेन सी सबसे पहले इंडिया की वेजेस वर टोटली 1990 में व्हेन वी पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज, हमारी वेजेस वर dirt cheap. That's why the deluge of work came to India in the first place. उसके बाद हेडरूम इतना था कि इवन इवन दोज कंपनीज जो अपना काम आउटसोर्स कर रही थी, दे वर वेरी हैप्पी टू इंक्रीज द, जैसे जैसे लोग एक्सपर्टीज गेन करते गए, वो अपना वैल्यू चेन में उनके लिए डॉट चीप था उनके डॉलर लिए, टर्म्स में। हाँ डॉलर टर्म्स में, तो वो हमारी वेजेस एक्चुअली बढ़ रही थी और हेडरूम था उनके पास। लेकिन आपको पता है कि पिछले अगर 20 years का हम अब तो ये एक ऐसा पीरियड था जब तो फिर आया कि द सप्लाई ऑफ ग्रेजुएट्स आल्सो इंक्रीज्ड। 8 million ग्रेजुएट्स इंडिया में पास आउट होते हैं, उसमें half the graduates were training themselves to be part of this global capability engine, outsourcing engine. सो जब सब डिमांड सप्लाई की ह्यूमन रिसोर्स की इक्वेशन हिली, तो वेजेस की ग्रोथ स्लो डाउन हो गई। एंड जो होल हमारा लॉजिक था यहाँ काम आने का, वो था जो डिस्पैरिटी इन वेजेस, दैट लिवरेज ऑन वेजेस, वो इक्वेशन भी खराब नहीं हो सकती थी एक लिमिट के बाद। तो सैलरीज में स्टैग्नेशन आना शुरू हुआ। तो इफ यू सी द डेटा, पिछले 20 साल का अगर हम डेटा ले, तो 2016 से लेके 2025 तक इस सेक्टर में, इफ यू लीव असाइड द टॉप मैनेजमेंट, wages are stagnating. Yeah. If you factor in the inflation, entire IT industry. entire IT industry wages are stagnating if you factor in the inflation. उससे पहले 10 साल में there was actually real growth. So इस बार the problem is going to be compounded by this aspect also. The wages are actually stagnating. There is, because there are other countries which are emerging to compete with India. उनके पास भी मैन पावर है। Many of these countries have better law and order, better legal framework, better urban infrastructure, better taxation. better taxation. So वहां से भी कंपटीशन आ रही है। तो जो हमने राइड, सी इट वाज वंस इन अ जनरेशनल फिनोमेना जो हमने विटनेस किया है, लेकिन अब यहाँ स्टैग्नेशन आनी शुरू हो गई है। एंड देयर इज अ रियलाइजेशन व्हिच इज सेटिंग इन कि इस इंडस्ट्री में द रिटायरमेंट एज, द न्यू एफ वर्ड कहते हैं, इज द फायर एट 40 इस इंडस्ट्री में। बिकॉज अनलेस यू गो टू द टॉप मैनेजमेंट कार्डर, आप रिडंडेंट हो जाते हो आफ्टर 45। जो द ट्रेडिशनल जो वर्क्स एक मॉडल था कि आप 60 years तक काम करोगे, 60 years तक आपकी सीनियरिटी बढ़ती जाएगी, यहाँ एक्चुअली द यंगर पीपल हु कम इन, दे मेक योर स्किल्स ऑब्सोलीट अनलेस यू आर एबल टू ग्रेजुएट टू द टॉप मैनेजमेंट लेवल। ये टॉप मैनेजमेंट से भी मतलब 40-45 के बाद एक प्रोफेशनल की या तो लाइजनिंग की कैपेबिलिटी हो या फंड रेजिंग करने की कैपेबिलिटी हो, उसके बियॉन्ड तो आपकी कोई ऐसी स्किल सेट्स नहीं है जिसकी वजह से यंग लॉट आपको रिप्लेस नहीं कर सकता एट लोअर द सैलरी, राइट? पर्टिकुलरली इन द आईटी इनेबल्ड इकोसिस्टम। तो ये रियलाइजेशन भी आ रही है अब, क्योंकि वो जो जनरेशन ने काम शुरू किया था 1990s में, कि अब वो दे आर स्टेयरिंग एट अ प्लेटू इन देयर कैरियर्स। तीसरा फैक्टर, अब कि एआई, जो रेवोल्यूशन हमारी लाइफ टाइम में एक आई थी, जब हम कॉलेज में पास आउट करते, इंटरनेट नहीं था।
I passed out from IIT Kharagpur. Hmm. And Sundar Pichai was, in my 2 years younger to me, same institute में. तो वो era, and he is one of the captains of this internet revolution. तो इंटरनेट ने एक रेवोल्यूशन क्रिएट करी इंडिया. उस वक्त कोई हमें विजिबिलिटी नहीं थी कि 1 मिलियन ऑफ यंग पीपल ऑफ इंडिया विल गेट अब्सॉर्ब्ड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन दिस फैशन ईयर आफ्टर ईयर. और ये हमारे सामने ही बदलाव आया है. लेकिन हमारे ही सामने हमारे लाइफ टाइम में एक बदलाव और आ रहा है, विच इज एआई. और दैट्स अ बिग एलिफेंट इन द रूम. एंड उसका एविडेंस, उसके कई केसेस आपके सामने ना एविडेंस आने लग गए हैं कि हाउ दे आर गोइंग टू मेक मेनी जॉब्स रिडंडेंट. एआई इज फास्ट, उसका लर्निंग कर्व वेरा बहुत फास्ट है. आई थिंक अनदर 4-5 साल में दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम वी हैव टू रिकन विद. यहाँ पे मेरा एक टेक है. सो रियल स्टेट की ग्रोथ में ये सारे फैक्टर्स भी आने वाले टाइम पे, इस बार की साइकिल का जो रिपेयर है ना, रिपेयर पीरियड, इसमें ये वाले वेट भी इसको पुश डाउन करेंगे. पिछली बार साइकिल को रिपेयर होने में 7-8-9 साल लगे थे, लेकिन इस बार अगर आप ये फैक्टर्स को हटा देते तो मेरा एस्टिमेट था, मैंने बताया ना कि इन्वेंट्री इज डबल एंड पेस ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी 1/3. तो जो 18 महीने की इन्वेंट्री ओवरहैंग कह रहे हैं वो कम से कम 8-9 साल की है इस मैथ से. लेकिन इस बार ये मैथ्स इस बार हिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर. नहीं, ये मैथ्स इसलिए भी हिल रहा है क्योंकि पिछली बार ग्रोथ स्लो था लेकिन अर्बनाइजेशन का प्रोसेस फास्ट था. अब अर्बनाइजेशन का भी जो फ्लो है इंडिया में वो कम होता जा रहा है क्योंकि जॉब्स नहीं है. जहां तक एआई की बात है, एआई को लेकर मेरा एक टेक है कि इंडिया एआई की रेस ऑलरेडी हार चुका है. इसलिए नहीं कि एआई जॉब्स किल कर रहा है, इसलिए कि इंडिया ने एआई में इन्वेस्ट नहीं किया है. अदरवाइज अगर हम देखें, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो जॉब्स कम नहीं हुए हैं. मतलब अगर मोटर कार आया तो घोड़ा बग्गी वाले आउटडेटेड हो गए, लेकिन अगर हम टोटल वॉल्यूम देखते हैं तो जॉब्स कम नहीं हुए हैं. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट अभी मैं आज ही दिन में पढ़ रहा था. एआई की वजह से 92 मिलियन जॉब्स खत्म होंगे, लेकिन 178 मिलियन जॉब्स क्रिएट भी होंगे. प्रॉब्लम यहां पे ये है कि इंडिया का जो आईटी इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से सर्विस बेस्ड मॉडल पे था, क्लाइंट को सर्विस कर रहा था और हमने एआई में इन्वेस्ट नहीं किया है. तो इंडिया में ये देखते हुए कि जो सबसे बड़ा डिमांड ड्राइवर था आईटी, वहां पे एक मेजर क्राइसिस है. तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इंडियन रियल एस्टेट का रियल डिमांड ड्राइवर जो था, क्योंकि सबको अल्टीमेटली ऑफलोड तो करना है एंड यूजर को, वो मार्केट से खत्म हो चुका है. बिल्डर्स में ये रियलाइजेशन भी नहीं हो पा रहा है. नहीं, डेफिनेटली इंडियन मिडिल क्लास इज अंडर स्ट्रेस एक्चुअली. वो सबसे पहले कई, आजकल आप यूट्यूब में पॉडकास्ट देखें, मेनी एक्सपर्ट्स आर टॉकिंग अबाउट वन प्रॉब्लम एरिया जो इंडिया में डेवलप कर रहा है, विच इज द स्ट्रेस ऑन द मिडिल क्लास. सबसे पहले जो फैक्टर ऑफ प्लेटोइंग इनकम्स जो हमने डिस्कस किया, द फैक्टर ऑफ एआई, इट्स नॉट अ अननोन, इट इज एलिफेंट इन द रूम. हम उसको देखते हुए भी अनजान बन रहे हैं, लेकिन दैट्स अ, मेरे पास कई ऐसी स्टोरीज हैं जहां कैसे लोगों को ले ऑफ किया गया ऑल ऑफ अ सडन. एक दिन में 12,000 लोग निकाले गए. तो इसके अलावा आप देखो कि सोशल मीडिया ने एस्पिरेशन लेवल की फॉल्स जो इल्यूजन क्रिएट करी है अबाउट द हाउ लाइफस्टाइल शुड बी, पीयर प्रेशर बिल्ड किया है. उससे पहले मिडिल क्लास का इथॉस टोटली शिफ्ट हो गया है. इंडियन मिडिल क्लास वाज नोन टू बी फ्रूगल. दे वर वेरी थ्रिफ्ट. अपने उसके लिए माने जाते थे कि हाईएस्ट ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, हाईएस्ट ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, जो पहले हाईएस्ट ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग होती थी. तो अब वो एक तो सेविंग लेवल जा रही है, दूसरा जस्ट टू मीट दैट एस्पिरेशन जो सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में ये मिडिल क्लास देख रही है, पीपल आर रियली स्ट्रेचिंग देमसेल्व्स. एक तो सबसे पहले दे व्हेन दे बाय अ होम, वो टिपिकली द विजडम है कि अपनी इनकम का 3 टाइम्स, आपकी जो फैमिली की ग्रॉस इनकम है उसका 3 टाइम्स से ज्यादा आपको नहीं लेना चाहिए. इट नॉट डजंट मोर मेक, देन 4 years ऑफ ग्रॉस इनकम. हाँ, आपको वो नहीं लेना चाहिए. लेकिन पीपल आर अंडर सो मच पीयर प्रेशर
बिकॉज ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम, कि वो सोशल एम्यूनिटीज देख के, लग्जरी फैसिलिटीज देख के, स्विमिंग पूल देख के, वो स्पा देख के, क्लब देख के, दे आर ओवर पेइंग। एंड बेसिक अजम्पशन इज रॉन्ग। उनकी अजम्पशन ये थी कि हर 5 साल में सैलरी डबल होगी, और जो इंस्टॉलमेंट मेरी अभी इस वक्त मेरी 50% ऑफ माई ग्रॉस इनकम, मेरी नेट इनकम फैमिली की 50% बन चुकी है, वो बड़ी ईज आउट हो जाएगी आगे वाले टाइम में। लेकिन वो चीज अभी आगे होती हुई नजर नहीं आ रही। और पिछले, क्योंकि उन्होंने पिछले 1990 से आज तक ये देखा है, एक्चुअली एक एजम्पशन होती थी कि 12 से 15% इन कंपनियों में रेज मिलती थी, तो आप 5 से 7 साल में इनकम डबल हो जाती थी। तो या और इतनी डिमांड थी, हर के पास, हर प्रोफेशनल के पास कुछ जॉब ऑफर्स होते थे, इतनी डिमांड थी, हंगर था उस इंडस्ट्री में, कि पीपल वर टेकिंग दैट एक्स्ट्रा लिवरेज। तो एक तो मिडिल क्लास ने अपने आप को वहां पे स्ट्रेच कर लिया है। दूसरा, जब वो स्ट्रेच करके ऐसे इस अजम्पशन पे कि वो सेल थ्रू कर जाएंगे, लेकिन जब वो वहां स्टेप इन करते हैं ऐसी लाइफस्टाइल में, तो उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए दे हैव टू बाय द होल other things which make the ecosystem complete. They have to post their family photographs in Instagram showing कि हम एक फॉरेन वेकेशन पे जा रहे हैं, हम फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में खा रहे हैं, हमने लेटेस्ट ब्रांड्स को एक्वायर कर लिया है, हमने लेटेस्ट जॉर्डन्स ले लिए, शूज है जो आजकल 20,000 के 25,000 के जूते, उसको आप फीचर कर रहे हो, तो वो अपने आप पे। सो इफ यू सी द कंजम्पशन लेट डेट है, दैट्स ओवरशॉट एसेट बिल्डिंग लोन लाइक होम लोन। इस वक्त 37 लाख करोड़ होम लोन है इंडियंस के पास, लेकिन 55 लाख करोड़ इज कंजम्पशन अपार्ट फ्रॉम होम। ये रेशो इन्वर्जन इज हैपेंड ओनली इन द लास्ट 5 years, एवर सिंस दिस सोशल मीडिया इको, जो बबल हैज गॉट मोस्टली पोस्ट कोविड फेनोमेना। मोस्ट वॉन्टेड फेनोमेना। और ये जो राइज हुआ है, दिस इज कंपाउंडिंग बाय 14-15% पर एनम। सो मच सो कि रिजर्व बैंक अब 55 लाख करोड़ ऑफ अनसिक्योर्ड लोन हमारे बैंकिंग सेक्टर ने, एनबीएफसी ने ये डिस्पर्स किया। एंड लाइक आई सेड, द इक्वेशन इज गेटिंग बिट रिस्की, तो रिजर्व बैंक हैज हैड टू इंटरवीन कि आप नॉन एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन को फ्यूल करने के लिए आपने इतना लोन डिस्पर्स किया, विच इज लाइक 1.5 times 1.6 times दैट ऑफ होम लोन, जो एक एसेट बैक्ड होता था। अब रिजर्व बैंक ने सारे नॉर्म्स को बहुत टाइटन किया है। उससे ये हुआ है कि एक तो ये लोन की कॉस्ट बढ़ गई है, दूसरा अब हल्के हल्के ये चीजें टाइटन हो रही हैं, लोग इतना उनको, उसको अगर किसी इंस्टीट्यूशन को 100 करोड़ ऐसे लेंड करना है, तो दे हैव टू कीप बफर, बिगर बफर नाउ, सो विच इज मेकिंग इट डिफिकल्ट। तो वहाँ रिजर्व बैंक भी इस एरिया को एक बड़ा रिस्क फैक्टर मांग रहा है हमारी इकोनॉमी के लिए। देखो, एक शुगर रश, जब 55 लाख करोड़ का कंजम्पशन डेट है जो कंज्यूमिंग में जा रहा है, तो इट्स अ शुगर, जो होता है ना एक शुगर रश, शुगर लो तो एक एनर्जी का रश आता है, इट्स अ शुगर रश फॉर द इकोनॉमी। लेकिन उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज आर वेरी, लेकिन सर लॉन्ग टर्म मैसेज कैन बी पेनफुल। इसका जब मैं कंजम्पशन लोन का ब्रेकअप देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये इसको अकेले लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें 60% लोन जो हैं वो बिलो 10,000 के लोन हैं। इसका एक बहुत क्लियर सा मतलब है कि लोग बेसिक सर्वाइवल के लिए आप लोन ले रहे हैं। एग्जैक्टली, देखो उसका, हाँ, और उसमें एक कंट्रीब्यूशन ये भी है कि मेनी हाउस होल्ड्स आर अननेसेसरली ओवर स्ट्रेचिंग देमसेल्व्स व्हेन दे हैव टू बाय अ फैमिली होम। जब वो इतना ओवर स्ट्रेच कर लेते हैं और जो एंटीसिपेटेड इनकम राइज डज नॉट हैपन, देन दे फोर्स टू टेक दीज लोन्स जस्ट टू सस्टेन देयर लाइफस्टाइल। अब सर्वाइवल की डेफिनेशन भी चेंज हो गई है ना। अगर आपने इस हाई एंड कॉन्डोमिनियम में घर ले लिया है, तो जस्ट टू सर्वाइव इन दैट इकोसिस्टम, अब सर्वाइवल की डेफिनेशन डिफरेंट हो चुकी है। You have to send your kids to a particular standard of school. You have to have a particular level of a car. You have to pay a certain amount of pocket money to your kids so that वो बाकी कम्युनिटी के किड्स के साथ बराबरी दिखा सकें। तो सर्वाइवल की डेफिनेशन भी चेंज कर दी है। तो तो सबसे पहले तो अब अपनी सेविंग से, अपनी इनकम से लोग ये जो सारी लाइफस्टाइल रिक्वायरमेंट्स हैं ये मीट कर लेते थे। लेकिन जब एक्सेसिव वैल्यू का होम लोन लेकर वो अपने आप को टाइटन कर लेते हैं, तो उनको सर्वाइवल के लिए कंजम्पशन लोन भी लेना पड़ता है। घरों तो के तो गोल्ड रियल लोग मॉर्गेज कर रहे हैं।
घर के गोल्ड मोर्गेज कर रहे हैं, तो मेनी एक्सपर्ट्स आर रिंगिंग दिस अलार्म बेल नाउ कि इंडियन मिडिल क्लास पे काफी स्ट्रेस बिल्डअप हुआ है, एंड जो हमारा जॉब इंजन था, दैट जॉब इंजन इज अ बिट शेकी। सो मिडिल क्लास को इस वक्त अननेसेसरली बर्डन अपने ऊपर लेना नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज मार्केट में एक स्पेकुलेटिव प्रेशर है एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इरेशनल प्राइसिंग, दे शुड नॉट बाइट। जब उनको लगे कि सबसे पहले दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शुरू में ही कैरियर में आपने 80% 90% तो प्रॉपर्टी वैल्यू अगर होम लोन पे लेने का, देखो मैं भी काम करता था, मुझे तो कभी कंफर्ट नहीं आया कि मैं फ्लैट ले लूं जल्दी से और 90% ऑफ द फ्लैट वैल्यू शुड बी लोन। मैं पहले, मेरा तो था कि भाई मैं अपना फ्लैट की वैल्यू का सब्सटैंशियल अमाउंट, मच हायर अमाउंट खुद सेव कर लूंगा, चाहे मैं म्यूचुअल फंड्स में डालूं कुछ करूं, मैं 50% से ज्यादा लोन ले लूंगा, और दैट और इवन लेस, और 40% लोन लूंगा जस्ट टू कवर द डेफिसिट। अगर मुझे 3 करोड़ का लोन लेना है तो मैं 2 करोड़ अपने कर लूंगा और 1 करोड़ लोन लेके मैं उसको ब्रिज को क्रॉस कर लूंगा। लेकिन 3 करोड़ लोन में 30 लाख लेके 2 करोड़ 70 लेने में मैं तो कंजर्वेटिव था। मुझे तो चैन की नींद नहीं आती कि भाई नहीं, मेरा आज भी मानना है कि होम लोन दुनिया में सबसे सस्ता लोन तो है, लेकिन आपको ये इवेलुएट करना पड़ेगा कि आपके लिए लिवरेज है या लायबिलिटी है। अगर मैंने 1 करोड़ का होम लोन लिया है और मेरे पास 1 करोड़ पड़े हैं जिससे मैं 12% कहीं कमा रहा हूं और यहाँ 8% दे रहा हूं, तब तो ये लिवरेज है। आई एग्री विद यू। लेकिन इंडिया में जो हो रहा है कि मेरा पूरा का पूरा नेटवर्थ ही मेरा एक लॉक्ड असेट घर में पड़ा है, जिसका एक नोशनल एप्रिसिएशन तो है। हमने 1 करोड़ का घर ले लिया, मार्केट में सुन रहे हैं वो 1 करोड़ 40 लाख का हो गया। क्या किसी मेडिकल इमरजेंसी में, किसी इमरजेंसी में, फाइनेंशियल इमरजेंसी में मैं उसे बेच सकता हूं? नहीं बेच सकते, बिल्कुल नहीं बेच सकते। और दूसरा इसमें एक मिसनोमर और है, एक इशू और है कि ये जो फॉल्स सेंस ऑफ प्रोस्पेरिटी होता है, जब आपने 2 करोड़ का घर लिया, उसमें 1 करोड़ 80 लाख आपका लोन है, 20 लाख आपकी कंट्रीब्यूशन है, और आपने पेपर पे सुना कि वो 3 करोड़ का हो चुका है, तो यू स्टार्ट फीलिंग वेरी रिच कि अब मैं 3 करोड़ का मेरा साढ़े, आपको ये सुनता है कि वो बंदा 4 करोड़ डिमांड कर रहा है, तो आपको लगता है यार मैं तो वर्थ 4 करोड़ ना, लोन मेरा 1 करोड़ 80 लाख का ही है। तो उससे टेंडेंसी आती है टू स्पेंड मोर व्हेन यू फीलिंग गुड। चाइना में भी यही हुआ, यही हुआ चाइना एग्जैक्टली। में यही हुआ कि वो लोग इतने ज्यादा एंथुजियास्टिक हो गए अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटस कि पेपर पे उनकी वैल्यूज इतनी थी प्रॉपर्टी की कि दे एक्चुअली स्पेंड ओवर स्पेंड इन कंजम्पशन, लैंडिंग themselves into ट्रबल। सो यू आर राइट कि अगर मेरे पास अमाउंट पड़ा है और मैं उसको लॉन्ग टर्म में बेटर लिवरेज यील्ड करना पे हो। डाल सकता हूँ, तो मेरे को 8% पे लोन लेना, तो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, यू राइट। आपने चाइना का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, लेकिन चाइना और हमारे यहाँ एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस ये है। चाइना में जब भी प्रॉपर्टी मार्केट में, और मैंने चाइना के रियल एस्टेट पे काफी स्टडी किया है, जो वहां जब भी रियल एस्टेट में बबल बनता है, पॉलिसी लेवल पर उसे प्रिक कर दिया जाता है। हमारे यहाँ बबल बनने के लिए पॉलिसी फैसिलिटेट कर रही है। आज भी बैंक्स 85 अप टू 85-90% होम लोन दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। सी चाइना में भी प्रिक तो किया, लेकिन काफी देर के बाद प्रिक किया जब काफी हाँ, डैमेज हो चुका था। हो चुका था। बट यू राइट कि दे डिड इवेंचुअली इंटरवीन। हमारे केस में यू राइट कि सी अब बैंक्स थोड़ा सा ना डरने लग गए। मैंने लास्ट में कई बार प्रोजेक्ट से बैंक बात, उनको बोलो कि हम 25,000 रुपये फुट पे बेचेंगे, तो वो थोड़े उनके जो सीनियर्स आते हैं ना, कई बार वो थोड़ा कॉशियस हो जाते हैं कि आप अच्छा 25,000 रुपीज स्क्वायर फीट पे बेचोगे और इसका आप 90% ले रहे हो, तो हमारी एलटी अगर प्राइस, वो काफी आपसे क्विज लोन करते हैं लोन कि टू वैल्यू। व्हाट डू यू थिंक द मार्केट प्रोस्पेक्ट्स आर, विल द प्राइसेस गो डाउन। बट अल्टीमेटली मैंने देखा है कि उन पे बिजनेस ग्रो करने का प्रेशर इतना होता है, एग्जैक्टली। वो कॉमन, उनके सीनियर्स कॉमन सेंस की बात करके जाते हैं, फिर वो अपने ऑफिस में जाते हैं, उन पे प्रेशर है कि दे हैव टू कीप ऑन इंक्रीजिंग द बिजनेस, वो अप्रूव कर देते हैं। सो यू आर राइट कि दोस गाइडलाइंस आर वीक, दो सेफगार्ड्स आर वीक, कि बैंक भी इस तरीके से, तो बैंक भी उस स्पेकुलेटिव बबल कप में पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं, कि वो एक बैंक का। ऐसी वैल्यू पे लोन दे रहा है 90%, जो वैल्यू में भी रियलिस्टिक नहीं है। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ है कि पीपल डोंट टॉक अबाउट द प्राइस, एक रियल टर्म्स में बढ़ी है प्राइस इतने रुपए स्क्वायर फीट। दूसरा पीपल डोंट रियलाइज कि 35% प्राइस इस बार इस रैली में बिल्डर्स ने सुपर एरिया को डॉक्टर करके बढ़ाया। जब अगर आपका एफिशिएंसी, कवर्ड एरिया एफिशिएंसी 70% हो, जो कि थी कुछ साल पहले,
अचानक कब 52 बन गई मुझे भी समझ नहीं आया, मुझे कब हल्के हल्के 52 बन गई। 52 और 70 की एफिशिएंसी में 35% वैल्यू का फर्क है। मतलब आपने चुपचाप विदाउट बताए 35% वैल्यू को अप्रिशिएट यहाँ पे कर दिया। प्लस अगर आपने वैसे भी वैल्यू बढ़ चुकी है तो वो जो कम वैल्यूज बिकम सी, इससे ये होता है कि जब डेवलपर्स 1-2 साल तक तो डेवलपर्स इस चीज को एंजॉय कर लेते हैं। एक बुल रैली के शुरू में डेवलपर्स को विंडफॉल गेन होता है, लेकिन दे डोंट नो कि इवेंचुअली दे आर पुशिंग देमसेल्व्स अगेंस्ट अ वॉल। क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर जब प्राइस आप अपना अपार्टमेंट का बढ़ाते हो, उसके पीछे जो सारा कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो भी ऊपर उठता है। लैंड की कीमत बढ़ जाती है। जो किसान, मैंने तो गुड़गांव की लैंड एक्विजिशन कब से देखी हुई, 25 लाख रुपए एकड़ से देखी हुई है। आज मैंने ऐसे देखा किसान अड़के बैठे 35 करोड़ रुपए एकड़ देंगे, अच्छी लोकेशन में 80 करोड़ रुपए एकड़ देंगे। क्योंकि उन किसानों को सारी कैलकुलेशन पता है कि अच्छा आप इसमें 3.5 का एफएसआई लेंगे, आप इतने का बेचेंगे, इतनी सुपर एरिया रोडिंग करेंगे तो आप इतना कमा रहे हैं, तो मैं भी 80 करोड़ रुपए कर लूंगा। अब किसान ऐसे नहीं, किसान का मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता है, आप हैरान रह जाओगे कि उनको पूरा आपका इक्वेशन पता है आपकी। उसके बाद जो जब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की रेशो सेल प्राइस से कम होने लग जाती है, तो इट्स अ वेरी रुथलेस वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड इज वेरी, तो ये जो सारी आपकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की इनपुट कॉस्ट हैं, आप देखोगे कब वो बढ़नी शुरू हो गई। बिकॉज उनको इक्वेशन समझ आती है कि 4,000 रुपये फुट में ये हाई राइज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब इनकी प्राइस पहले होती थी 9,000, आप ये बेच रहे हैं 20,000 में, तो लैंड की प्राइस बढ़ गई, आपकी लोगों की सैलरीज आपने बढ़ा दी, ब्रोकरेज बढ़ा दी आपने। गवर्नमेंट बोलती है अच्छा प्राइस इतना है, तो गवर्नमेंट फीस, लाइसेंस फी वगैरह को भी गवर्नमेंट चेकअप कर देती है। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सीमेंट, स्टील, फिनिशिंग मटेरियल, सबकी कॉस्ट बढ़ जाती है। एंड वो नॉर्मल इन्फ्लेशन से नहीं बढ़ रही, एवरीबडी इज बीइंग अपॉर्चुनिस्टिक। तो व्हाट डेवलपर क्रिएट्स इज अ टोटल ग्रिडलॉक, स्ट्रक्चरल ग्रिडलॉक। और वो ग्रिडलॉक ऐसा है कि वो इन्फ्लेशन टाइम के साथ ही ठीक होगा। ये जो कुछ कॉस्ट हैं ये नीचे नहीं आती हैं इतनी आसानी से, इस ग्रिड को तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो डेवलपर भी कहीं ऊपर जाके फंस जाता है। नाउ ही ऑल्सो फाइंड्स कि इवन स्पाइट ऑफ सेलिंग एट अ वेरी हायर रेट, मच हायर रेट देन ही वाज सेलिंग इन 2020-21, इवन देन ही इज नॉट एबल टू मेक सो मच प्रॉफिट। उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर भी हिल चुका है। दूसरा, जो एक्सेल शीट होती है आपकी जिसमें आपको बड़े अच्छे प्रॉफिट्स दिख रहे होते हैं, लेकिन दोज आर बेस्ड ऑन वेरी आइडियल, वेरी आइडियल सिचुएशन, कि बड़े परफेक्ट सिचुएशन से टाइम फ्रेम आपका मीट होगा। ये कैश फ्लो जरा भी आपके हिलते हैं, आपका प्रोजेक्ट डिले, तो आप इन डेवलपर्स ने अक्सर 15 से लेके 19% पे पैसा लिया होता है। तो आपकी सारी एक्सेल शीट कब हिल जाती है और कब आपका प्रोजेक्ट, सबसे ज्यादा बैंक्रप्सीज डेवलपर्स में बुल रन के बाद होती है। आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर सारा डैमेज हो चुका है, वहां ग्रिडलॉक लग चुका है। कॉस्ट आपने यूफोरिया में, एंथुजियाज्म में, आपको लगता था 19-20% का लोन लेना बहुत कंफर्टेबल है मेरे लिए क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं। एक्सेल शीट में आपने फिर भी हर साल प्राइस बढ़ा के दिखाए हैं कि, और अपनी सेल वेलोसिटी दिखाई है कि 30%। 2009-10 में तो हमने 4% महीने पे पैसा उठाते देखा है। मैं पैसा उठा दिखा है। तो सबसे ज्यादा बैंक्रप्सी मैंने अपने करियर में देखी है एक बूम के बाद, बिकॉज इस यूफोरिया में सारा लॉजिक क्रैश हो जाता है, स्ट्रक्चर इज टोटली डैमेज्ड। और रियल स्टेट में आपको क्या चीजें रिफॉर्म करनी है। एक तो रेरा को प्राइस में ट्रांसपेरेंसी का जो उनको, दे आर एम्पावर्ड टू डू दैट, कोई नया रूल नहीं बनाना है। एग्जिस्टिंग रूल्स एम्पावर देम इनफ टू इन्फोर्स प्राइस ट्रांसपेरेंसी। दूसरा, एक चीज को वो ठीक करना है कि प्राइस हैज टू बी ट्रांसपेरेंट। आजकल तो इतना रेडिकुलस हो गया है कि पेमेंट प्लान्स में प्राइस को डिस्गाइज कर रहे हैं आप। उसके बाद आप सुपर एरिया में प्राइस को क्या मतलब है कि नहीं, बट डेवलपर, क्या रेरा के पास इंटेंट है भी कि वो ये करें? रेरा सीम्स टू बी अ पार्टी विद द बिल्डर्स। इन्फ्रेंस तो आदमी, लॉजिकल आदमी यही ड्रॉ करेगा। क्योंकि आई फील वेरी डिस्टर्ब्ड कि हाउ दे आर, सी, सबसे बड़ा उनका मंत्रा था, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में डेरा की लिखा है, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, है ना, एंड इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी। सब आपके एरिया में ट्रांसपेरेंसी नहीं है।
ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्यों? रेरा ने कभी वाई सीओ रेरा? मोटो को ऑर्गेनाइजेंस नहीं लिया है किसी मामले में, नहीं लिया, सीओ मोटो को ऑर्गेनाइजेंस भी नहीं लिया है। नहीं लिया। तो जब मैं एक चीज इसको ऐसे भी देखिए, दिल्ली एनसीआर का मार्केट उठाकर देखें, सबसे इंडिया का एफोर्डेबल मार्केट कहा जाता था नोएडा। आज नोएडा में 35,000 रुपए पे सुपर बिल्टअप बेचा जा रहा है, जहां 50% लोडिंग है, 70,000 रुपए का रेट निकल रहा है, जो कि मुंबई से भी ज्यादा है। दूसरा, अगर रेरा है, एग्जिस्ट करता है, तो अभी भी यहां पे प्री लॉन्च कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा अभी भी सुपर एरिया पे कैसे बेचा जा रहा है? है? रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में किराया कैसे दे रहे हैं, रिटर्न कैसे दे रहे हैं? बिल्डर बोलता हाँ, है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट खरीदो, मुझे 30% दो पोसेशन तक, मैं आप पे इस पे रिटर्न दूंगा। हाँ। मतलब ये तो इतना ब्लेटेंट इन्फ्रिंजमेंट है कि एसआईपी रेजिडेंशियल हाँ, प्रॉपर्टी में पूरे शहर में होर्डिंग लग रही है। आप रिटर्न दे रहे हो, आप प्राइस को डिस्गाइज कर रहे हो ना, दिस इज नॉन ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। हम्म, आपका दूसरा, मैं अब एक चीज बताऊं, एक और चीजें मैंने खुद, गुड डेवलपर्स आर डूइंग इट, बट मेनी डेवलपर्स आल्सो फर्ज देयर सैंपल अपार्टमेंट। आपकी कोई दीनदयाल की हाउसिंग है, कोई दूसरी छोटी यूनिट्स वाली हाउसिंग है, उसमें देयर इज नो रूल कि रेरा की अथॉरिटी ऑफिशियल्स आएंगे आपके सैंपल फ्लैट को सर्टिफाई करेंगे। एग्जैक्टली। आप सैंपल फ्लैट, अब जो कई दीनदयाल लोगों को डिलीवर हुई है और कई और हाउसिंग डिलीवर हुई हैं, पीपल हैव बीन शॉक्ड, क्योंकि नक्शा उनको पढ़ना नहीं आता। सैंपल फ्लैट उन्होंने देखा कि 1800 फुट का ये सुपर एरिया का फ्लैट, ये कमरों में 2-2 फुट अगर आप बढ़ा दो, फर्नीचर का साइज छोटा कर दो, तो आपको बहुत बड़ा लगेगा। सीलिंग हाइट थोड़ा बढ़ाकर दिखा दो। सीलिंग हाइट थोड़ा बढ़ा दो, कमरे 1-1 2-2 फुट बढ़ा दो सारे। कोई भी अथॉरिटी आकर सर्टिफाई नहीं करती कि ये जेन्युइन सैंपल फ्लैट है। एंड मेनी पीपल हैव गॉट वेरी वेरी शॉक्ड व्हेन दे गॉट द एक्चुअल अपार्टमेंट। यार ये तो बहुत छोटा है, हमने तो ये नहीं देखा था। आपको मिला है 10 बाई 10 का कमरा, दिखाया गया था 14 बाई 13, जिसमें कि फर्नीचर के साइज कम थे, सीलिंग हाइट ज्यादा था। ये ना तो अथॉरिटी चेक कर रही है, ना रेरा चेक कर रहा है। सैंपल फ्लैट में अगर वजन होती है, पर्टिकुलरली जो अफोर्डेबल छोटे वाले यूनिट्स हैं, उसमें लोगों को बहुत शौक लगा है कि उनको ये ऐसे कमरे मिलेंगे या डबल बेड ही नहीं फिट आता प्रॉपरली। हम्म, वहां तो डबल बेड भी आ गया, सोफा भी लग गया, क्योंकि कमरे वैसे 2-2 फुट बढ़ा दिए थे। तो रेरा को देखो, जो कॉमन सेंस की बातें भी अगर रेरा इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी, तो फिर क्या इन्फ्लुएंस आप ड्रॉ कर सकते हो? आप कहीं कह सकते हो कि मे बी रेरा इज नेग्लिजेंट, रेरा ने गलती से ओवरलुक कर दिया। दीज आर कॉमन सेंस नहीं, थिंग्स। रेरा की नेग्लिजेंस भी नहीं है। रेरा के मैं तो इंटेंशन पे सवाल उठाता हूं। मैंने कई रेरा की हियरिंग में देखा है। देखिए, रेरा एक्ट कहता है अगर प्रोजेक्ट एक दिन भी डिले हुआ है, तो आप डिले पेनल्टी भी ले सकते हैं या रिफंड भी ले सकते हैं। मैंने रेरा की हियरिंग में होम बायर को उनको डांटते सुना है, बिल्डर तुम्हें पैसे भी देगा, घर भी देगा, फिर प्रोजेक्ट कैसे होंगे पूरे? रिफंड ये बोलकर देने से मना कर दिया गया है कि ये प्रोजेक्ट की वायबिलिटी के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, रेरा ने किसी मामले में कभी भी सीओ मोटो को ऑग्निजेंस नहीं लिया है। हाँ, नहीं दिया। बिल्डर कुछ भी एडवर्टाइज करता घूम रहा है। हाँ, तो रेरा के होने का, तभी मैं हमेशा कहता हूं, अभी आप बैंक की बात कर रहे थे, चलिए बैंक की बात करते हैं। बैंक की प्रॉब्लम रियल एस्टेट में दो लेवल पे है। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिल्डर बैंक ब्यूरोक्रेट का नेक्सस, जिसकी कि सीबीआई इंक्वायरी कहां तक बढ़ी, इस पर सुप्रीम कोर्ट भी नाराज है। दूसरा, हमारी पूरी इकोनॉमी, तभी मैं बार बार कहता हूं कि इंडियन रियल एस्टेट को बिल्डर की जितनी गलतियां हैं उतनी पॉलिसी की है। इंडिया का पूरा, और शायद वर्ल्ड ओवर अब ये ट्रेंड है कि हम जीडीपी के नंबर्स पे बहुत फोकस करते हैं। द सेम लॉजिक अप्लाइज टू बैंक्स। बैंक को अपने बैलेंस शीट में नंबर्स दिखाना है, वो नंबर रिस्की इन्वेस्टमेंट कितना है उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है आपका। आप तो ये सोच करके होम लोन देते चले जा रहे हैं कि हमारे पास एक अंडरलाइंग असेट है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में हम एक मेजर हाउसिंग डिफॉल्ट, लोन डिफॉल्ट देखने जा रहे हैं? हाँ। वो देखो देखो, जो हमने बातें अभी तक डिस्कस करी हैं, वो तो इस तरफ ही पॉइंट कर रही हैं कि जो बैंक अपना इस चीज से कॉम्प्लेसेंट है कि दे हैव डिस्पर्स 80% और 90%, और उनके पास 10% इक्विटी उसकी है, तो वो एक एसेट है उनके पास। लेकिन बैंक भी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इन चीजों को ओवरलुक कर रहा है कि वो एक स्पेकुलेटिव प्राइस है कि रियल प्राइस है, किस चीज से आपने बेंचमार्क किया है उस प्राइस को। तो बैंक उस चीज को टोटली ओवरलुक कर रहा है, उसका सुपीरियर लोडिंग क्या है वो। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपके नोएडा में सेक्टर 105 में एक डेवलपर ने, मैंने उसका ऐड देखा कि उसने बोला सारा सोल्ड आउट हो गया। मैंने जनरली ऐसा उसका यूनिट देखा, कवर्ड एरिया वॉज 2100 फुट, सुपर एरिया 3009 फुट, ऑलमोस्ट 11 करोड़ का फ्लैट है।
11 करोड़ उन 2100 फुट कवर्ड एरिया का फ्लैट। बैंक उसमें 90% फंडिंग करेगा। तो इजंट बैंक वो मैं उसमें एक कोलैटरल, बात वो उस और बता कोलैटरल, दूं, वो आपको कोलैटरल वो सही है आपको नहीं क्या, नहीं, मैं उसमें एक आपकी चीज, कॉमन सेंस क्या कहती है? उसमें मैं एक चीज और बता दूं, आप हम्म, इसके पहले कि आप और डिटेल दें। कॉमन सेंस क्या कहती है आपके आपने बताओ? जिसकी प्रोजेक्ट की बात की है, हाँ, उसमें 2100 का जो कवर्ड एरिया है, वो कवर्ड एरिया की डिफिनेशन में लिफ्ट लॉबी सब आ रहा है। कारपेट एरिया इज नॉट इवन 50%। हाँ उस 11 करोड़ का अपार्टमेंट यार, हमने भी ईमानदारी से 35 साल काम किए, 11 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। मैंने एक बहुत अच्छे बड़ा नामी डेवलपर है गुड़गांव में, सोना रोड में 4 एकड़ का एक प्रोजेक्ट निकाला है, 3 टावर है विद FSI कंज्यूम 4। तो इस बिग कंक्रीट के 3 ब्लॉक्स हैं, ओवरवेलमिंग उस साइट में। कोने में एक क्लब है। अब मार्केटिंग पिच आजकल वो है ना कि इस टाइम जो बबल है ना, इसको एक्सेंचुएट किया सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा। अब उसमें दिखा रहे हैं क्लब की फोटोग्राफी, स्पा की, एक तो स्पा के बेड सारे दिखाते हैं कि एवरी रेजिडेंट विल ओनली स्टे इन द स्पा, और उसका कोई काम नहीं है। मेरे कॉन्डो में स्पा में एक बार भी नहीं गया। स्पा है, स्विमिंग पूल है, उसमें उनकी एडवर्टाइजिंग है कि द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेक फॉरेस्ट इन इंडिया इन कॉन्डो। अब क्या है, वो स्विमिंग पूल के कोने में 4-5 कुछ बैम्बू ट्री लगा दिए हैं। इट्स और एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं फर्स्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इन अ कॉन्डो। अब उनका ऑब्वियसली लोग अब थोड़ा थक गए हैं ये इमेजरी देख के, फटीग हो गया है, तो उनका माल फिर भी नहीं बिका। अब ये बेच रहे थे 9.5 करोड़ का 4 बेडरूम यूनिट। तो अचानक का व्हाट्सएप आया कि नाउ वी इंट्रोड्यूस न्यू पेमेंट प्लान 2080। पीपल आर सेइंग ना, मार्केट करेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही? ये तो बिक जाने चाहिए थे, 4 एकड़ की साइट है और सोना रोड में सेंट्रल पार्क के पास है। पेमेंट प्लान 2080, नो होम लोन रिक्वायर्ड। तो मैंने कहा कि यार ये तो फिर बुरा नहीं लगता, ये 2080 नो होम लोन रिक्वायर्ड। तब तक बोलते, किसी ने ब्रोकर ने बोला तब तक तो सर ये 4 साल में बनेगा, कीमत बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा जरा इसका नक्शा भेजो। तो जो 4 बेडरूम का फ्लैट था, वो 1900 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया था। बट अब ये भी मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि कवर्ड एरिया था भी कि नहीं। कवर एरिया का मतलब कारपेट नहीं हुआ। हाँ, उसमें क्या था वो भी अपने आप क्लेम कर, वैसे था 3700 स्क्वायर फीट का, पर एक्चुअल है 1900। तो सबसे पहले रेरा को पूछना नहीं चाहिए कि तुम 3600 फिर बोल क्यों रहे हो, हम्म। 1900 ही बोल दो ना। तो मैंने कहा यार 9.5 करोड़ का घर, उसके बाद रजिस्ट्री, उसके बाद मेरे और PLC लोगे कुछ लोगे, ये मुझे 11 करोड़ का पड़ेगा। मतलब मेरी अकल क्या घास चरने गई है कि मैं 11 करोड़ का फ्लैट 1900 फुट का लूं। 1900 फुट कोई, एंड हाउ कैन 1900 स्क्वायर फीट भी लग्जरी? आई एम नॉट बाइंग इन डाउनटाउन लंदन या मैनहट्टन के सेंटर में तो नहीं मैं ले रहा, या टोक्यो की सबसे प्रीमियम स्ट्रीट पे तो नहीं ले रहा। यहाँ तो जब लग्जरी का हैज टू बी सम साइज ऑल्सो ना। जब मैं गुड़गांव नोएडा में ले रहा हूँ जहाँ इतनी जमीन है, दिस इज नॉट दैट क्रीम एरिया कि मैं छोटे से यूनिट को कहूंगा कि बस बिकॉज ऑफ द लोकेशन दिस इज लग्जरी। 1900 फुट का फ्लैट मुझे 11 करोड़ का पड़ रहा है। मैंने बोला चाहे 2080 हो चाहे 1090 हो, दिस इज डज नॉट मेक सेंस। एंड समटाइम्स ना आपको पूरा सर्वे नहीं करना होता मार्केट की कंडीशन जानने के लिए। दो ही केस स्टडी आपको मार्केट की सारी असलियत बता देती है, एक नोएडा में एक गुड़गांव में, कि ये बैंक्स को इस पे क्या कवरेज मिल रही है, मार्केट ओवर प्राइस्ड है कि नहीं है, सुपर एरिया की कितनी फजिंग हो रही है, कि हद कितनी फजिंग हो रही है। ये दो एग्जांपल आपको बताते हैं। और लोगों की अकल कहीं घास चरने गई है कि नहीं, इससे भी पता लगता है। 11 करोड़ के फ्लैट, 10.5 करोड़ के फ्लैट जिसमें 2000 फुट भी मुश्किल से एरिया नहीं निकल रहा, कौन सी अकलमंदी? मिडिल क्लास इंडिया का कैसे इतना इन्फ्लुएंट हो गया? मैं अगर कहीं ले रहा होता ल्यूटन जोन में या जोराबाद में तो समझ आता, आपका नोएडा एक्सप्रेस वे पे, सोना रोड पे। इफ दिस इज नॉट अ बबल, फिर बबल को ढूंढने के नहीं लिए नहीं, आपको मैं कहाँ तो जाना है, आप मुझे अब तो बताओ। अब तो मैं कहता हूं कि वेयर यू हैव टू गो टू फाइंड इंडियन द रियल बबल? एस्टेट को समझने के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट के आपके पास प्रपोजिशन आए, आपको फैक्ट चेक की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कॉमन सेंस चेक ही बता देता है कि क्या सही कौन है से क्या गलत है। एग्जैक्टली? और यहाँ पे कॉमन सेंस यूज नहीं हो रहा है। ये जितने मैं चलिए आप मैं समझना चाहूंगा आप किस हद तक सहमत हो। इंडिया में प्रॉपर्टी बायर बेसिकली मैं उनको 4 सेगमेंट में रखता हूं। एक, जिनको ब्लैक मनी पार्क करना है, बिल्कुल। जिनके लिए अभी भी घर बन रहे हैं, अल्ट्रा लग्जरी के नाम पर बन रहे हैं, बिक रहे हैं। दूसरा था वो ट्रेडर, इन्वेस्टर, जो प्रॉफिट बनाने के लिए आ रहा था, उसका पैसा आज फंस गया है, वो बुरी तरह स्टकअप है।
बिल्कुल स्टक अप है। तीसरा वो था जो छोटे शहरों में गांव की जमीन बेचकर आता था, यहाँ घर खरीदता था, वो अभी माइग्रेशन रुक गया है क्योंकि उसके लिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है। चौथा था होम लोन वाला। तो चार में से जब तीन सेगमेंट फंसा पड़ा है, तो मेरा यही अगला सवाल है कि क्या सिर्फ ब्लैक मनी के भरोसे इंडियन रियल एस्टेट लंबा चल सकता है? देखो लंबा नहीं, लंबा चल सकता, मेरे ख्याल से लंबा नहीं चल सकता कि सी ब्लैक मनी बहुत डिस्टॉर्शन तो करता ही करता है। मैं बताऊं कि जब जिसको ब्लैक मनी पार्क करना होता है ना, वो प्राइस पे लॉजिक नहीं लगाता है। उसको इतना पैनिक होता है कि तो, और ब्लैक मनी में जितना टैक्स उसने बचाया होता है ना, उससे ज्यादा वो ओवर पे कर देता है एसेट में, जस्ट टू डंप हिज मनी। आप इंडिया के छोटे शहरों में, लुधियाना जैसे शहरों में चले जाओ, अगर आप एक टाउनशिप में एक प्लॉट निकालते हो, वहां आप अपना प्राइसिंग रखते हो 20,000 रुपीज स्क्वायर यार्ड, फुल चेक, नहीं बिकेगा। मूर्खता की ये हद है कि अगर आप उसको कर दें 40,000 रुपए गज और बोल दें कि 50-50, 50 कैश ले लूंगा, बिक जाएगा। हम्म। क्योंकि ये लोग समझते हैं कि मेरा आधा कैश लग रहा है इसमें, पैसा पार्क हो गया। 20,000 रुपए फुल चेक भी नहीं लेंगे, लेकिन वहां 20,000 का चेक भी दे रहे हैं और 20,000 का कैश भी दे रहे हैं, और वो बिक जाता है। सो ब्लैक मनी ने डिस्टॉर्शन तो बहुत क्रिएट करी है, और ब्लैक मनी है भी बहुत, लेकिन पहले ना वॉल्यूम्स इतनी ज्यादा नहीं थी, तो वो उसको डिस्टॉर्ट कर देता था। एस्टैब्लिश्ड कॉलोनियों में, पुरानी दिल्ली की कॉलोनियों में वो डिस्टॉर्शन काम कर जाती थी, क्योंकि ट्रांजैक्शंस ही बहुत कम होती थी, और एक प्राइस सेट हो गया तो वो लेगेसी प्राइसिंग है, उसी पे ट्रांजैक्शन होगी वसंत विहार में, रजौरी गार्डन में। लेकिन जब ये मास लेवल पे हाउसिंग, कॉन्डोमिनियम हाउसिंग लॉन्च हो रही है और आ रही है, इस इतने बड़े कैनवस को ये जो ब्लैक मनी भी डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता। ब्लैक मनी इस चीज को डिस्टॉर्ट नहीं कर, क्योंकि कॉर्पोरेट डेवलपर्स आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस आ रहा है आजकल की प्रपोजल में, तो इसमें many developers are and many even buyers I have seen, जो मिडिल क्लास कॉर्पोरेट बायर्स हैं, मैंने आजकल कितने केसेस देखे हैं कि वो अपना यूनिट कैश में नहीं बेचते। और कई ब्रोकर्स ने मुझे बताया कि सर, हमने उनको ये भी समझाया कि टैक्स बच जाएगा, कैश ले लो, ये ले लो, बट वो बोलते नहीं, हम तो फुल चेक में ट्रांजैक्शन करेंगे, आई डोंट केयर। तो अभी द गेम इज मच बिगर, नहीं, देयर इज फुल चेक इंस्टीट्यूशनल मनी। में तो फुल ब्लैक मनी उस एक्सटेंट तक इन सेगमेंट्स को डिस्टॉर्ट नहीं कर पाएगा, प्राइसिंग बचा नहीं पाएगा इसकी वजह देखिए, फुल चेक में जो लोग दे रहे हैं, जितना मैंने बायर्स की साइकोलॉजी को समझा है, वो इस डर से दे रहे हैं कि अगर बिल्डर ने प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए और मुझे लिटिगेशन में जाना पड़ा तो मेरा कैश कंपोनेंट मारा जाएगा। अदरवाइज मैं बहुत सारे एवरेज होम बायर्स को देखता हूं और बिल्डर से भी मेरी बात होती है। 1 करोड़ का भी अपार्टमेंट है अफोर्डेबल सेगमेंट में, बायर कहता है 10 लाख रुपए कैश ले लो, और उसके पीछे उसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि मैंने अपने कमाए पैसे पे मैं घर खरीद रहा हूं, मैं इस पर जीएसटी भी दूंगा, स्टैंप ड्यूटी भी दूंगा, तो जितना मैं कैश कंपोनेंट, ऐसे ऐसे बायर भी हैं जो बैंक से कैश निकाल करके जाकर बिल्डर को दे से रहे हैं। जीएसटी बच जाएगा, मेरा जीएसटी बचेगा, स्टैंप रजिस्ट्रेशन ड्यूटी बच जाएगी। बचेगा। 10 लाख रुपए भी दिए तो मैंने कम से कम 1.5 लाख रुपए तो बचा लिया। हाँ, तो लेकिन वो थोड़ा, रिस्क भी ले रहा है फिर। हाँ, वो रिस्क ले रहा है। तो जो बायर फुल कह रहा है कि नहीं मैं कैश में दूंगा, वो बेसिकली इसलिए कि उसका बिल्डर के साथ एक्सपीरियंस में ट्रस्ट फैक्टर मिसिंग है। हाँ, 10 पैसे मिसिंग है, और आजकल माइंडसेट भी पढ़े लिखे लोगों में चेंज हुआ है। देखो ये फैक्टर तो है, ऐसे तो लोग जरूर है, मैंने भी ऐसे लोग देखे हैं, थोड़ा सा कैश ले लो कि जीएसटी बच जाएगी, हाँ। रजिस्ट्रेशन बच जाएगी। बिल्कुल, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं और सुने। लेकिन ऐसा अब एक बहुत बड़ा तकबा फुल चेक वालों का भी है, और मैं कह रहा हूँ कि कॉर्पोरेट डेवलपर्स जो आ रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा आ रहा है, तो वो, आपका क्वेश्चन था कि कैन ब्लैक मनी कीप द प्राइसेस अप इन द एंटायर रेजिडेंशियल सेक्टर और नॉट? In certain pockets it can, but in the new age condominiums which are getting launched, और जो मार्केट में इतनी सप्लाई है, सबका प्राइसिंग ये आर्टिफिशियली ब्लैक मनी अपनी संभाल कर नहीं रख सकता। तो क्वांटम इज टू टू मच फॉर दैट, आई फील। तो इस चीज की तो जो बंदा मार्केट में बैठा है, उसको उसकी नब्स की असेसमेंट ही होगी ना, कोई ऐसे मार्केट रिसर्च तो नहीं है कि कितना कैश है, कितना लग जाता है। तो और आजकल ये वाले जो लोग भी हैं ना, ये इनके पास दूसरा है, ये फार्म लैंड ले लेते हैं, ये फार्म हाउस ले लेते हैं, इनकी एवेन्यू, ये कमर्शियल ज्यादा पसंद करते हैं, ये बजाय इसकी कि ऐसी मिडिल क्लास हाउसिंग में फ्लैट्स लें। हम्म। तो इनकी प्रेफरेंसेस भी अलग होती हैं। आजकल क्रेज चला है इन लोगों का, मैं बताऊं कि देखो, अब ये लोगों को, इन्वेस्टर्स को लगने लगा, ब्रोकर्स को लगने लगा कि ये मार्केट्स, हमारी जो बड़ी सिटीज हैं, ये सैचुरेट हो गई हैं। तो हाँ। दे स्पिन ऑफ अ न्यू स्टोरी। आजकल नवगांव
ऐसे ऐसे वृंदावन, ऐसी जगह पे मनी पार्क हो रहा है। आपको नहीं लगता कि वहां पर बबल बहुत बन गया है? बहुत खतरनाक। अयोध्या, वृंदावन, इन देयर सब इज जगहों नो पे बबल बहुत लॉजिक, बन गया देयर है। इज नो लॉजिक। मैं नौगांव खुद गया हूँ, वहां पे बोल रहे हैं 15,000 रुपए गज की प्लॉटिंग, 10,000 गज 1.5 करोड़ का। हाँ। मतलब इट इज, और कुछ भी नहीं है वहां। और जिस टाइप, देखो, गवर्नमेंट इज ऑल्सो लूजिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपको नौ गांव में ऐसी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट को अलाउ करना ही है, तो प्रॉपर मास्टर प्लान बनाओ। मास्टर प्लान बनाओ तो कोई लिवेबल कम्युनिटीज आए। अब जो भी आदमी 8-10 एकड़ लेता है और वहां वो 15,000 रुपए गज में प्लॉट काट के बेच रहा है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा, कोई इंटीग्रेटेड प्लानिंग नहीं हो रही, छोटी छोटी पॉकेट्स इस तरह से आ रही हैं, और दीज आर शेयर मनी लॉन्ड्रिंग। किसी आदमी के पास फुल चेक है ना, आप उसको कभी नहीं कन्विंस कर सकते कि वो ऐसी प्रॉपर्टीज में ले ले। वृंदावन, क्या लॉजिक है, लोग लाख रुपए गज मांग रहे हैं। अब आजकल जो आपने कहा ना, ये जो दूसरा कंपोनेंट है ब्लैक में, ये उस तरफ बढ़ चुका है। वहां अपना पैसा पैसा जो है वहां डुबा रहे हैं, वहां मैं कहूँगा। शायद यही फर्क है इंडिया और चाइना के तो रियल मिडिल क्लास एस्टेट में। हाउसिंग उनको इतनी नहीं भारी मेरे ख्याल से। हम्म। अच्छा, ये जो अचानक से इंडिया में आप देख रहे हैं कि सारे डेवलपर अल्ट्रा लग्जरी की तरफ चले गए हैं, हम्म। क्या उतना बायर है, या इन प्लेयर के बीच में कंपटीशन है कि मैं क्रीम सेगमेंट को मैं ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल, द रीजंस और ऑब्वियस कि लग्जरी सेगमेंट में क्यों जा रहे हैं, कि वहां थोड़ा प्राइस को आप ज्यादा कमांड कर सकते हो। प्राइस की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है उस सेगमेंट में। हम्म। लेकिन लग्जरी की डेफिनेशन को बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया और बहुत लूजन कर दिया। लग्जरी, एक प्रोजेक्ट को लग्जरी जैसे क्वालिफाई होने के लिए और स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया होता है। एक तो उसकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि उस लोकेशन में जेंट्री उस प्रोफाइल की हो, है ना। मैं हर लोकेशन पे तो नहीं लग्जरी बना सकता, उस जेंट्री को का लेवल वैसा होना पड़ेगा। आप यू नो व्हाट आई मीन। तो लोकेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होनी पड़ेगी। दूसरा, लग्जरी के लिए आपको एक पर्टिकुलर, नॉर्थ इंडिया में तो कम से कम, और हमारे ऑल ओवर इंडिया में, अनलेस यू गोइंग टू साउथ बॉम्बे और ल्यूटन जोन, यू हैव टू हैव अ सर्टेन साइज। यू हैव टू हैव अ सर्टेन साइज। तो अब इशू ये हो रहा है कि पीपल आर नॉट पिकिंग द राइट लोकेशंस, एंड लग्जरी को वो एक्चुअली लग्जरी प्रोडक्ट दे नहीं रहे हैं। इट्स जस्ट दैट लग्जरी इज बिकम अ मार्केटिंग टूल नाउ। रियली लग्जरी प्रोजेक्ट नहीं है वो। आप 3,000 फुट का लग्जरी अपार्टमेंट खरीद रहे हो, 1,500 फुट उसका कवर्ड एरिया है, उसकी लोकेशन ऐसी है कि इट्स इन द मिस्ट ऑफ मिडिल क्लास डेवलपमेंट्स। हाउ कैन इट बी अ लग्जरी? बट डेवलपर को उसके बदौलत डेवलपर एक बहुत अच्छा प्रीमियम आपसे चार्ज कर रहा है। एक तो सबसे पहले सुपर एरिया लोडिंग ज्यादा कर रहा है ऐसे लग्जरी प्रोजेक्ट, और अगर वो स्पेसिफिकेशंस में मे बी 1,000 रुपये फुट एक्स्ट्रा खर्च रहा है, तो वो प्राइस को डिफरेंट लेवल पे कमांड कर रहा है। दूसरा, जो आजकल का पूरा इकोसिस्टम है, जो स्पेकुलेटर को समझा बुझा के लेके आता है कि आप इन्वेस्ट कर दो प्राइस बढ़ जाएंगे, उसको एक बड़ा अच्छा कैमोफ्लाज मिल गया। मिडिल क्लास हाउसिंग में अगर आप बोलोगे किसी को सर आप ये ले लो इसकी कीमत बढ़ जाएगी, वो तो आप हमेशा कॉमन सेंस कहेगी यार, मिडिल क्लास की अफोर्डेबिलिटी होगी तो ही कीमत बढ़ेगी ना। यहाँ तो सर दिस इज लग्जरी। यहाँ तो बड़े बड़े कदरदान आएंगे, वो आपका 5 करोड़ का आपने लिया तो 8 करोड़ में ले जाएंगे। तो वो, इट इज अ मोर ऑफ अ गिमिक इन शॉर्ट। ये लग्जरी की डेफिनेशन को बहुत ही ज्यादा लूजन कर दिया है, एंड इट हैज बिकम मोर ऑफ अ गिमिक टू ड्राइव अप प्राइसेस, प्राइसेस को ड्राइव अप करने के लिए। तो ये नोएडा जैसे शहर में, कई मैंने ऐसे एड्स देखे हैं, एक ग्रुप हाउसिंग में पीपल हैव एडवर्टाइज, एक्चुअली एडवर्टाइज 6 स्विमिंग पूल्स, 3 स्पास। मतलब यूज होता है ये, एक स्विमिंग पूल भी प्रॉपर्ली यूज नहीं हो पाता। अभी किसी ने सोशल मीडिया पे एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो डाला था कि मैंने अपनी जिंदगी में हैसियत से बढ़कर घर खरीदा। देखिए, रात 11 बजे मैं ऑफिस से लौट पाता हूँ और मेरे पास देख लीजिए ये सब दिखाने को है, मेरे पास अवेल करने का टाइम नहीं है, और मैं अब जॉब भी नहीं छोड़ सकता, तो ये घर मेरे लिए नहीं है, मैं घर के लिए हूँ। मैं कर रहा हूँ, मिडिल क्लास ने अपने ऊपर स्ट्रेस ले लिया है, बिकॉज टू कीप अप विद वो जो सोशल मीडिया का इकोसिस्टम है, उससे को कीप अप करने के लिए, अपने रिलेटिव्स को दिखाने के लिए, सोसाइटी में दिखाने के लिए, वो ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं घर को लेने के लिए। एंड
जो फंडामेंटल्स उस चीज को जस्टिफाई कर रहे थे वो शेकी ग्राउंड पे हैं। इस पर जैसे हमने डिस्कस किया कि सैलरीज का स्टैग्नेट होना, जॉब सिक्योरिटी वगैरह। तो यू राइट कि वो, और अब खुद सोचो कि जब ऐसी हालत हो जाए कि 50% ऑफ जॉब के घर में आ रहा है, ईएमआई में ही जा रहा है, उसके बाद आप ऐसी सोसाइटी में आ गए कि बिकॉज यू आर इन दैट सोसाइटी ना आपके कुछ खर्चे और बढ़ गए, तो कितना स्ट्रेस आ जाएगा आपको। बहुत वेरी स्ट्रेसफुल। तभी उस बंदे ने परेशान होकर ऐसा वीडियो बनाया होगा ना कि मैं तो इस जगह का गुलाम बन गया हूं। इस स्विमिंग पूल के लिए, स्पा के लिए, इसके लिए मैंने ओवर पे कर दिया है, बट प्रॉब्ली ही इज नॉट यूजिंग दोज फैसिलिटीज। ऐसे टिपिकल मिडिल क्लास कॉन्डो में एक लिमिट के बाद ये फैसिलिटीज का कोई यूटिलिटी नहीं है, ये यूज नहीं होती। नोएडा जो इंडिया का सबसे अफोर्डेबल मार्केट था, आज यहाँ 10 CR ऑनवर्ड्स के मल्टीपल लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। कौन ड्राइव कर रहा है इस मार्केट को? मैंने कहा ना कि इस बार देखो, मैंने पिछली बार जब बबल हुआ था ना 2011 में, तो मैं एक कंपनी में आईओ में होता था। तब सारी आपकी जो हाइट बिल्डिंग होती थी वो एक्चुअली आप मानोगे नहीं एसएमएस पे होती थी। एसएस में बहुत लिमिटेशन है, आप कोई इमेजरी पेंट नहीं कर सकते। इस बार आप देखोगे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन ने मिलकर ऐसा माहौल बांधा है कि आपको सपनों की दुनिया में एक्चुअली ही ले जाता है। कि इतना यूफोरिया और इतना बड़ा एक पिक्चर को बिल्ड कर दिया है कि 10-11 करोड़ का टिकट साइज भी, जो लोग उसका नक्शे में कमरों के साइज नहीं देखते, 2000 फुट भी कवर्ड एरिया नहीं है उस यूनिट का। तो लॉजिकल नहीं है। अब ये दिस इज अ वेरी बिग इंडिकेटर। हमें कोई मार्केट रिसर्च की जरूरत नहीं है कि देखो, मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने ईमानदारी से अपने कैरियर बनाए। 10 करोड़ का टिकट साइज, अभी इंडिया के मिडिल क्लास इज नॉट सो फ्लुएंट। ये 10-10, 11 करोड़ के टिकट साइज बहुत बड़ी रकम होती है। और किस फ्लैट के लिए? आज से मैं आपको बताऊं कि आज से 5 साल पहले कोविड के दिनों में मैंने बड़े अच्छे कॉन्डो में लिया, 5500 फुट का एरिया है, सुपर एरिया, 70% एफिशिएंसी, 5.5 करोड़। और मैं एक ईमानदार आदमी था, मुझे बहुत बड़ा टिकट साइज लगा यार, पसीने छूट गए एक बात तो। और जो वहाँ लोग अच्छे प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने भी लिए 4 करोड़, 5 करोड़ के। सबने बोला यार कि हमने बड़ा मन मजबूत करके ये लिया। अब 3-4 साल में उससे आधे साइज के, उससे इंफीरियर लोकेशन पे, मेरा एक्सटेंशन रोड पे, सोना रोड पे, बंदा बोल रहा है 11 करोड़ का और एरिया आधा भी नहीं। और कैसे प्रोजेक्ट कर रहा है कि सारा इंस्टाग्राम में फोटो से ही उसने प्रोजेक्ट बना दिया। क्लब ऐसा कि रिट्ज कार्ल्टन वाले भी एम्बेरस फील करें कि हम रिट्ज कार्ल्टन बड़ा मीडियोकर है, ऐसा रिट्ज कार्ल्टन से ज्यादा बॉल रूम, क्या कॉफी शॉप्स, 4 स्विमिंग पूल्स से, दिस फेक इमेजरी से ही प्राइस को एलिवेट कर रहे हैं। मतलब क्या लॉजिक रह गया अब? आपको कौन सी रिसर्च करनी है टू टेल यू दैट वी आर इन अ बबल? मैं बता रहा हूँ, जो ईमानदार प्रोफेशनल्स हैं, अच्छी पोस्ट पे लगे हुए, उन्होंने 4-5 करोड़ के जो घर खरीदे और अच्छी लोकेशन पे और विद वेरी गुड साइजेस, और रेट क्या था? 9,500 रुपये फुट, प्रीमियम स्पेसिफिकेशन, वेरी गुड और क्लब। आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं अब वो 25,000 रुपये फुट, 30,000 रुपये फुट, आधा और सुपर एरिया की एफिशिएंसी और गिरी। सो व्हाट रिसर्च यू वांट टू टेल यू कि थिंग्स आर नॉट राइट? नहीं, आप क्या जिस रिसर्च होगा? सेगमेंट की बात कर रहे हैं वो शायद इंडिया का 0.5% भी जीरो नहीं पॉइंट हो, फाइव परसेंट होगा। क्योंकि इस देश में 25,000 रुपए महीने कमाने वाला डेमोग्राफी के टॉप 10% में है। करेक्ट। मेरे ऑडियंस में अक्सर मेरे पास लोगों के जो सवाल आते हैं वो यही होता है कि क्या मेरे पास 1 करोड़ रुपए रिटायरमेंट के लिए काफी कॉर्पस है, 2 करोड़ काफी है? 3 करोड़ से ऊपर का सवाल आमतौर पर मेरे पास नहीं आता है। मतलब जिनके पास 3 करोड़ रुपए हैं कॉर्पस के समय, वो भी ऐसे प्रॉपर्टी को तो अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर भी ये प्रॉपर्टी इतने धड़ल्ले से जो लॉन्च हो रहा है, तो यही तो समझने वाली बात है कि आखिर किसका पैसा पार्क हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि बाहर ये जो प्रॉपर्टीज आनी शुरू हुई हैं नोएडा में, गुड़गांव में और कई और लोकेशंस में, मोस्ट ऑफ देम हैव एक्चुअली कम एट ड्यूरिंग द लास्ट 24 मंथ्स। हम्म। तो सबसे पहले आपका मैं कहूंगा कि क्वेश्चन ही आपका थोड़ा करेक्ट नहीं है कि ऑब्जॉर्व कैसे हो रही है। ऑब्जॉर्व हो ही नहीं रही है। ये कौन से एंड यूजर्स खरीद रहे हैं? ऑब्जॉर्व तो आप कहोगे ना तब हो रही है जब तक कोई खरीद रहा है इनको। दिस इज प्योर स्पेकुलेटिव पंटिंग विच इज सो ऑब्वियस।
कोई अकलमान बुद्धिमान इंसान 11 करोड़ का फ्लैट 2000 फुट का खरीदेगा? टकसाल लगाई हुई है क्या लोगों ने? तो कहाँ ऑब्जॉर्व हो रही है? आप कह रहे हैं ऑब्जॉर्व कैसे हो रही है, मैं कह रहा हूँ कहाँ ऑब्जॉर्व हो रही है? ऑब्जॉर्व नहीं हो रही। नहीं, एब्जॉर्प्शन के क्लेम्स जो हैं, तो अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रही है तो होल्ड कौन कर रहा है? एब्जॉर्प्शन वर्ड से यहाँ सही नहीं होगा, सी सबसे होल्ड पहले मैं कौन बताऊं करता कि है? देखो प्रॉब्लम हैज ऑलरेडी रीच्ड हिट द वॉल, मक्का हैज ऑलरेडी हिट द वॉल। रियल स्टेट में ना उसका जब प्रॉब्लम चीजें स्टैंडस्टिल पे आ जाती हैं तो करेक्शन को देखने में, तो स्टॉक मार्केट में एक न्यूज आई कल से स्टॉक मार्केट गिर गई। रियल स्टेट में उस चीज को प्रॉब्लम को मैनिफेस्ट करने में, उसका रिजल्ट देखने में आपको 6 महीने, साल, 18 महीने लगेंगे। आपको इमीडिएटली वो रिजल्ट, जब जो बंदा बोल रहा है कि मेरा फ्लैट अब हो चुका है 10 करोड़ का, वो कल से ही तो नहीं उसको 7 करोड़ का कर देगा। उसको बहुत मेहनत, दिमाग में बहुत ज्यादा उसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और उस कंप्रोमाइज की स्टेज पे आते आते उसको साल लगेगा। और ये मिथ है कि रियल एस्टेट में प्राइसेस गिरते नहीं है। 2011 में जब मार्केट गिरी थी और 2020 तक गिरी रही थी, मैं मार्केट के मिडल में ही बैठा था। मेरे नजरों के सामने जो चीजें 14,000 में भी मैंने बेची थी, 9,000 में आ गई थी। तो लोग जो कहते हैं कि गिरती नहीं है, कैसे नहीं गिरती? जरूर गिरती है चीजें, जरूर गिरती है चीजें। नहीं नहीं, रियल आज की एस्टेट। डेट में मैं बताऊं कि जो एक तो दूसरा ये होता है कि जब बुलरन ऐसी जैसी अभी हमने देखी है, पीपल से कि ये प्राइस हो चुका है। रियल प्राइस वही होता है, अगर इवन इफ यू टॉक अबाउट सेकेंडरी मार्केट, रियल प्राइस वही होता है कि उस माइक्रो मार्केट में, उस टाइप के कॉन्डोमिनियम में कम से कम 10-15% इन्वेंट्री एंड यूजर्स ने सेल परचेज करी हो। देन देयर सफिशिएंट वॉल्यूम टू सब्सटैंशिएट दैट प्राइस। प्राइस ऐसे तो नहीं बन जाता कि लोगों ने 35,000 रुपये फुट मांगना शुरू कर दिया और एक आधी तुक्के से ट्रांजैक्शन हो गई। तो दैट इज, अब बिक रहा था 1 साल पहले 25,000 में, अब लोग 35 मांग रहे हैं और एक तो ट्रांजैक्शन हो गई है। इसको कहते हैं कि प्राइस राइज विद वेरी रेयर वॉल्यूम, रेरिफाइड वॉल्यूम, वेरी लो वॉल्यूम। ऐसा प्राइस राइज की बुनियाद बड़ी ढीली होती है। स्टॉक मार्केट में आप एनालाइज करते हो कि जब स्टॉक का प्राइस हाई वॉल्यूम से जाता है, वॉल्यूम्स भी ज्यादा है, तो स्टॉक प्राइस टिकता है। कई बार होता है कि शेयर बिके 100-200, प्राइस हो गया 30% अप, तो धड़ाम से गिरता भी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे कॉन्डो के पास एक कॉन्डोमिनियम में, नाम नहीं लूंगा, किसी को अपसेट नहीं करना चाहता, वहां लोगों ने 35,000 की डिमांड करनी शुरू कर दी थी। हुआ नहीं था रेट, 25,000 था पिछले साल, पहले 26 था। अब किसी को बेचना पड़ गया, मेरे नजरों के सामने की बात है, वो 28 पे डेस्परेट है। 28 पे ब्रोकर्स भेज रहे हैं डेस्परेट डील। तो मार्केट इतनी अच्छी चल रही है, 35 का रेट हो गया, तो 28 में क्यों आ रहा है? तो ऑलरेडी करेक्शन हो गई है, 20% तो गिर गया रेट आपके सामने। अब लोग बैठे रहे 1 साल तक 35 का बोल के, तो आप बोलो प्राइस तो गिर ही नहीं रहा, लेकिन जिसको बेचने की आ पड़ी वो तो 28 पे आ ही गया मार्केट में। सो करेक्शन जरूर होगी। देखो, इंडिया जब इतने सारी इम्परफेक्ट चीजें हो रही हैं, रैशनल चीजें हो रही हैं, तो आपका पीक प्राइस कभी लॉजिकल और स्थिर हो सकता है? ऑब्वियसली एक आर्टिफिशियल हवादार प्राइस होगा वो। जब थोड़ी सैनिटी आएगी उस प्राइस को, तो 20-30% गिरना ही होगा, और हर बार गिरा है। लोग भूल क्यों जा रहे हैं? पिछली साइकिल की स्टडी कर लें। लोग कह रहे हैं जी नहीं गिरता, टाइम करेक्शन नहीं होती, वो तो गिरा ही है पिछली बार भी। नहीं नहीं, टाइम करेक्शन ये नहीं, इस बार भी आउटराइट करेगा। आउटराइट क्रैश भी होता है, लेकिन वो इतना साइलेंट क्रैश होता है क्योंकि इसका कोई सेंसेक्स नहीं है जहां सेंसेक्स आप मेजर कर सकते हो कि सेंसेक्स प्राइस कितना गिरा हाँ। है। लेकिन अभी भी अगर मैं आज की तो तारीख में रियल प्राइस से नहीं करता। अगर उसी कॉन्डो में 25,000 रुपए फुट पे 80 फ्लैट बिके हैं, 70-80 फ्लैट बिके हैं, तो 25,000 उसका रियल प्राइस था। हम्म, 35 की डिमांड कर रहे हो, उसके बाद वो गिर के 25 आ जाए, तो मैं तो कहूंगा प्राइस गिरा ही नहीं है, था ही रेट 25। हम्म, इन मैडनेस, इफ यू डिमांडिंग 35, दैट डजंट मेक द प्राइस 35। यू कैन डिमांड एनीथिंग। एक और फैक्टर है जो रियल एस्टेट को स्टॉक मार्केट से अलग करता है कि स्टॉक मार्केट में हम किसी स्टॉक का एक इंट्रिंसिक वैल्यू देख सकते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो और अलग अलग बेंचमार्क से। रियल एस्टेट में एक अपार्टमेंट का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? अदर देन डिमांड एंड इंट्रिंसिक, सप्लाई, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? उसी इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर, इसको ऐसे देखें कि 190 करोड़ का अपार्टमेंट आपने बेच दिया, मार्केट में हाइप बन गया, यहाँ 190 करोड़ का अपार्टमेंट बिका है, उस अपार्टमेंट के इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? एक आम आदमी मुझसे पूछता है, सर यहाँ क्या सोने की ईंट लगाई हुई थी?
सी एक स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू डेफिनेटली आप निकाल सकते हो, बड़े आपके पास टूल्स है, और मैं भी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं जज कर लेता हूँ क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्योंकि रियल एस्टेट में इतना सिंप्लीफाइड फॉर्मूला नहीं है। जो आप प्रॉपर्टी बोल रहे हैं 190 करोड़ की, ये ट्रॉफी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे पहले आपका ल्यूटन जोन था, अमृता शेरगिल मार्ग था, अब कैमिलियाज और मैग्नोलिया और नोएडा में भी हर शहर में कुछ हैं। दीज आर ट्रॉफी प्रॉपर्टीज। अब इंडिया में उसमें भी कई बार अल्ट्रा बायबैक रिच गारंटी बहुत होती लोग है। हैं, अल्ट्रा रिच बहुत लोग हैं, अब उनको लेना ही है, दे डोंट माइंड। अब वो दे देते हैं 190 करोड़, क्योंकि वो, और वहां अब जब लेगेसी वैल्यू फिट हो गई 190 करोड़ की, जैसे पहले अमृता शेरगिल मार्ग में, जोर बाग में हो जाती थी, तो वो प्राइस सेट हो गया है, और उस सेगमेंट को अब अपनी अकम्पलिशमेंट अपनी सोसाइटी में दिखानी है, तो ही हैज टू हैव दैट एड्रेस। थोड़ा नेटवर्किंग क्लब भी है वो। नेटवर्किंग क्लब भी है, स्टेटस सिंबल भी है, और अल्टीमेटली घर में उसके 1,000 करोड़ पड़े हैं, लेकिन अगर वो अपने एड्रेस में मैनिफेस्ट नहीं कर सकता उस चीज को, तो उसकी वो अपनी वैल्यू दिखा कैसे पाएगा सोसाइटी में। घर में मेरे कहीं भी पड़े हैं, लेकिन अगर मैं केमिलिया में रहता हूँ तो अंदर से बैंक बैलेंस मेरा जीरो भी हो, बट आई एम इन दैट लेवल, तो वहां इंट्रिंसिक वैल्यू तो बिल्कुल वो ट्रॉफी एड्रेस की है। और जहां अगर आप किसी माइक्रो मार्केट में एक्चुअल यूजर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के कॉन्डोज की बात करें, तो वहां इंट्रिंसिक वैल्यू को जज किया जा सकता है कि सबसे पहले कि वहां एक्चुअल एंड यूजर ट्रांजैक्शंस, एटलीस्ट अगर मैं एक थंब रूल बनाऊं कि उस माइक्रो मार्केट में जितने अपार्टमेंट्स हैं, लास्ट 20% अपार्टमेंट्स एंड यूजर्स को किस एवरेज प्राइस पे बिके हैं। लास्ट 10% कर लो, अगर 1,000 फ्लैट है तो लास्ट 100 फ्लैट किस एवरेज रेट पे बिके हैं, दैट कैन बी द इंट्रिंसिक वैल्यू। क्योंकि जो बबल प्राइसिंग है, बबल ईरा की प्राइसिंग है, जैसे मैं बताऊं, इस कॉन्डोमिनियम में 25,000 पे ट्रांजेक्शन हुई थी, 24,000, 22,000, लेकिन 35,000 तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसलिए नहीं थी कि उस पर एंड यूजर ट्रांजेक्शन इक्का दुक्का ही हुई थी, किसी ने दूसरी जगह महंगा बेच लिया तो उसने यहाँ ले लिया, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि अफोर्डेबिलिटी रेंज में था। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आप ऐसे जज कर सकते हो। सबसे पहले जो ये एब्रेशन वाला फोरिक फेज होता है, इसको तो टोटली डिस्कार्ड कर देना चाहिए। किसी भी एंड यूजर को इस वक्त तो मार्केट में नहीं घुसना चाहिए, अगर उसको वेट करना चाहिए, और वो अपने रूल के हिसाब से ही चले, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स माई ग्रॉस इनकम आई विल बाय व्हेनेवर दैट। अगर हम, जो थंब रूल है फाइनेंस का, नॉट मोर देन 5 years ऑफ ग्रॉस इनकम, नॉट मोर देन 40% ऑफ टेक होम सैलरी, अगर हम इसको अप्लाई करना शुरू करें, तो इंडियन रियल एस्टेट में 99% लोग तो, डेमोग्राफी के 99% लोग तो पहले ही बाहर हो जा रहे हैं। ये आयरोनी है। तो ये कैसे, इसको पॉलिसी से कैसे फिक्स किया जा सकता है? सर मैं बताऊँ कि ये इसलिए भी पॉलिसी से इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है, देखो पॉलिसी से तो हमारा रियल स्टेट पॉलिसी से ऐसे सबसे पहले फिक्स किया जा सकता है इसको, कि स्पेकुलेशन को खत्म करने के लिए कुछ रूल्स बनाए। एक जो पॉसिबल तरीका है वो है कि टू इंश्योर कि आप जब एसेट खरीद रहे हो, आप फ्लिपिंग के लिए नहीं खरीद रहे, तो एक रूल बनाओ कि 35% आपको अपना डालना पड़ेगा। बैंकिंग सिस्टम के लिए भी अच्छा है, हम्म, बैंक की बैलेंस शीट, बैंक्स भी सेफ रहेंगे। हम्म। 35 से 40% आपको डालना पड़ेगा, तब आप घर ले सकते हो। लेने के बाद इमीडिएटली रजिस्ट्री कराओ, इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन कराओ। सारी चीजें कारपेट एरिया पे बिकेंगी, ताकि थोड़ी गैस जो है वो गैस निकलेगी। अगर ये दो ही मेजर कर लेना कि लोन आपका रेशो, बैंक्स पुश फॉर इट कि नहीं नहीं हमें तो अपना टर्नओवर हर साल प्रॉफिट को बढ़ाना है, शेयर प्राइस को बढ़ाना है, तो वो बड़ा लिबरल नॉर्म्स आते हैं। लेकिन सब प्राइम क्राइसिस क्या हुआ था कि जब बैंक ने ज्यादा रियायत की यूएस में, तो इतना बड़ा सब प्राइम क्राइसिस हो गया था। इंडिया में कहते हैं नहीं, इंडिया में सब प्राइम नहीं हो सकता, हमारे बैंक बड़े कंजर्वेटिव हैं, वो तो बड़ा प्रॉपर्टी का 90% ही देते हैं, इनकम प्रूफ देख के लेते हैं, लेकिन 90% ऑफ व्हाट काइंड ऑफ प्राइसिंग। तो अगर आप मुझे तो लगता है कि इसका गुब्बारा फोड़ने के सिंपल दो स्टेप्स हैं। बैंक विल गिव यू ओनली 60%, 40% आप लाओ, सेविंग करो म्यूचुअल फंड में, आपकी अच्छी आदतें पड़ेंगी, आप म्यूचुअल फंड में डालोगे, थोड़ा सेव करोगे, बर्डन अपने आप पे कम डालोगे, तब थोड़ी आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी तब तक।
60% बैंक लोन दे और एकदम 40% देने के बाद रजिस्ट्रेशन 60% बैंक लोन फर्स्ट होम के लिए, सेकंड होम के लिए और 60 नॉट में मोर देन 40% देने के बाद इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन। सारी स्पेकुलेशन की हवा वहीं निकल जाएगी। 2 मूव्स ही अगर ये करते हैं। लेकिन अगर आप तो आदमी एक और अपने आप को स्ट्रेच नहीं करेगा कभी भी। एक और अगर सेफगार्ड उसको ये हो सकता है कि फर्स्ट होम के लिए तो 60% लोन मिल जाएगा, सेकंड होम के लिए 30% से ज्यादा नहीं या 40% से हाँ ज्यादा नहीं। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। होम लोन शुड बी अ फैसिलिटेटर फॉर द एक्चुअल बायर, इट शुड नॉट बी अ फैसिलिटेटर फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। जो आजकल स्पेकुलेटिव एक्टिविटी अपने प्रोफाइल फंडिंग आपने एक दो पॉडकास्ट में बनी है, वो अल्टीमेट है। आप होम लोन को स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं प्रोफाइल फंडिंग के थ्रू। डेवलपर आपसे होम प्रोफाइल फंडिंग कराते हैं, आपको बोलते हैं कि बैंक का ब्याज मैं भर लूंगा, आपको 10% ऊपर से और दूंगा। ऐसी भी फाइनेंस होती है। 2011 में जो नोएडा में बबल बर्स्ट हुआ था, जिसमें आम्रपाली, जेपी, ये सब यूनिटेक बड़े नाम डूबे थे, उस समय मुझे कई एवरेज सैलरीड क्लास में लोग ये कहते हुए मुझे मिले थे, और ये वो दिन थे जब मैंने रियल एस्टेट को ट्रैक करना पहली बार शुरू किया था। और इसीलिए अक्सर लोग जब मुझसे कहते हैं आप एक रियल एस्टेट जर्नलिस्ट हूं, मैं कहता हूं नहीं भाई, मैं रियल एस्टेट जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं एक कंज्यूमर सेंट्रिक जर्नलिस्ट हूं जो मैं रियल एस्टेट को ट्रैक करता हूं, क्योंकि रियल एस्टेट जर्नलिस्ट के नाम पे एक और ही क्रॉप है आप मार्केट में। कई सोशो इकोनॉमिक चीजों एग्जैक्टली पे आप बात करते हैं, तो खाली लिस्ट पे मैंने उस समय कई मिडिल क्लास लोगों को यह कहते सुना था कि यार 10-10% देकर 4-5 प्रॉपर्टी अगर बुक कर लें और 6-6 महीने पे एक निकालते जाएंगे तो एक हमारा फ्री में हो जाएगा। दिमाग ऐसे चलने लगता है। बहुत लोगों से मैं ऐसी कहानी सुनता हूँ। आज की स्पेकुलेटिव प्रेशर में भी ये जो बबल हुआ है, इसमें भी ब्रोकर्स की पिच बिल्कुल यही थी कि सर आप 5 बुक करा लो, 4 मैं निकाल दूंगा, एक फ्लैट फ्री हो जाएगा। ये तो बड़ी स्टैंडर्ड पिच थी ये। देखो, जब बबल मार्केट रिसर्च करनी नहीं पड़ती, जब वोकैबलरी जैसी यूज होने लग जाती है ना उस सिचुएशन में, वो वोकैबलरी बता देती है कि मार्केट में क्या हो रहा है इस वक्त। सर मैं आपको घर दिलवा देता हूँ, अच्छा, ऐसी लैंग्वेज कोई यूज नहीं कर रहा। सर मैं आपको इस प्रोजेक्ट में एंट्री करा देता हूँ। क्लाइंट बोलता है एग्जिट कब कराएगा? बोले एंट्री करा, घर नहीं खरीदा रहा प्रोजेक्ट। व्हाट इज प्रोजेक्ट में एंट्री कराना? एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट में एंट्री करा देता हूँ? और एंट्री से पहले आपको चिंता होगी कि तुम एग्जिट कब कराओगे। देर इज, सर आप चेक लगवा दो। व्हाट इज चेक लगाना? मैं तो घर खरीदने की बात क्यों नहीं कर रहे, चेक लगाने की क्या बात कर रहे हो? और एंट्री क्या होती है, एग्जिट क्या होती है? व्हाट इज प्रीमियम? प्रीमियम आ गया इधर, प्रीमियम आ गया, प्रीमियम आ गया, व्हाट इज प्रीमियम आ गया? सो ये लैंग्वेज आपको क्लियर कट बता देती है कि मार्केट में क्या हो रहा है। लोग बोलते हैं कि कैसे पता करोगे, क्या रिसर्च हो रही है, क्या हो रही है? तो होल नो बडी, आप बोलते हैं कितने परसेंट ऑफ पीपल आर बाइंग फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस, ट्रेडिंग, फ्लिपिंग, हाउ मेनी आर एंड यूजर्स? मैं बताऊं उसका आंसर के 100% ऑफ द कॉल्स यू विल गेट इन द लास्ट 2 years। और सर आप इसमें एग्जिट एंट्री कर दो, मैं आपको 1 साल में एग्जिट करा दूंगा। आप 4 फ्लैट लगा दो, मैं एक फ्री करा दूंगा। सो डू यू नीड टू बी अ साइंटिस्ट टू से कि मार्केट मेरे कितने पास परसेंट हो? अभी तक एक भी ऐसा कोल्ड कॉल नहीं आया है जिसमें मुझे ये कहा गया हो कि सर आपको घर खरीदना है तो मैं खरीदवा दूं। आपका घरौंदा खरीदो ये अशिया। हमेशा मेरे पास ये फोन कॉल आता है, कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो बताइए। कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट भी कैसी कि सर साल में एग्जिट करा दूंगा। हाँ, तो यू डोंट नीड टू बी अ रॉकेट साइंटिस्ट टू फिगर आउट कि मार्केट में क्या चल रहा है। कई लोग पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता कितने इन्वेस्टर है अब देखो इकोसिस्टम में क्या चल रहा है। बस है ना साहब, एक बात हमने ना, जब वी टॉकिंग अबाउट द रिस्क फैक्टर्स अफेक्टिंग रियल एस्टेट इंडस्ट्री, हमने कई फैक्टर्स डिस्कस किए, एक बड़ी चीज हम छोड़ रहे हैं। ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है इंडिया में पर्टिकुलर, और कहीं नहीं है, बहुत देशों में ऐसा अलाउड नहीं है, कि द फाइनेंशियल क्लोजर ऑफ द प्रोजेक्ट इज अप इन द एयर व्हेन द प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड। डेवलपर लैंड, उसमें पुरानी लैंड ली हुई है, वो लाइसेंस ले आता है, हम्म। उसके बाद उसको सरकार आजकल 4 की एफएसआई दे रही है, 3.5 4 की टीओडी प्लस टीडीआर, 4.5 की एफएसआई 3.5 तो जनरल मिल ही जनरल हो रहा गया, है। फिर टीडीआर भी ले लेते हम्म। हैं उसके ऊपर। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी, बिकॉज आपने सारा स्ट्रक्चर ग्रिडलॉक कर दिया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी खुद भी 6-7 हजार पहुंच चुकी है अब, क्योंकि आप ग्रीडी हो रहे हो तो पीछे से और भी ग्रीडी हो रहे हैं लोग। अब फाइनेंशियल क्लोजर इसका कोई भी आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप प्रोजेक्ट लॉन्च कर दोगे और उस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 6,000 रुपये फुट है फॉर एग्जाम्पल। एवरीथिंग इज फाइनेंशियल क्लोजर खुला है आपका,
कैसे कंप्लीट करोगे? बेच के पैसा आएगा, उससे कंप्लीट करोगे। नहीं आया तो किसी अथॉरिटी के पास उसका आंसर नहीं है कि पैसा नहीं आया बाहर से, किस्तें आनी रुक गई, तो कैसे करोगे? यहीं पे मैं हमेशा हाउ रेरा बिग? को कहता हूँ, आप ये बताओ कि आप कोई सीमेंट, स्टील, किसी भी टाइप की बिजनेस खोलते हो, फैक्ट्री लगाते हो, पूरी प्रोजेक्ट की कॉस्ट आपको जस्टिफाई करनी पड़ती है ना, तभी आप आगे बढ़ते हो। यहाँ 5-6 हज़ार रुपए, 3,000 करोड़, 4,000 करोड़ की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, उसका कोई इंतजाम नहीं है। आपने बस एक न्यूज़पेपर में ऐड निकाला, इंस्टाग्राम में फोटो डाली, बेचना शुरू कर दिया। सो यू आर डीलिंग विद पब्लिक मनी। हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर गोइंग टू बाय अपार्टमेंट्स विद यू। हुज टू मेक श्योर कि फाइनेंशियल क्लोजर होगा उसका? और नहीं होगा तो क्या होगा? क्या इलाज है? अनफॉर्चुनेटली ये मॉडल मैंने सिर्फ इंडिया और चाइना में देखा है। कोविड के ठीक पहले मैं दुबई के रेरा चीफ से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ डिफॉल्ट कैसे नहीं होते हैं। हम्म, एक बहुत अच्छी मॉडलिटी बताई थी कि अगर कोई डेवलपर हमारे यहाँ अनाउंस करता है 1090 स्कीम या 2080 स्कीम, अगले दिन रेरा समन करता है, बोलता है तुम सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ है, और अगर है तो स्क्रू अकाउंट में डालो। करेक्ट। हमारे यहाँ तो स्क्रू अकाउंट का भी कोई मतलब नहीं रह गया है, कोई मैनिपुलेट होता है। मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, बिल्डर जैसे चाहे मिसयूज भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पंकज जी, सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है, मिडिल क्लास के लिए अब घर बनना बंद हो गया है। लेट्स फेस इट, इंडिया के टॉप टीयर शहरों में। तो उसके लिए फ्यूचर क्या है? देखो, उसका फीचर यही है कि मैंने कहा ना कि मरीज को समय देना पड़ेगा कि आपको अपने आप को सेल्फ हील करें। वी हैव पुश्ड आवरसेल्व्स इनटू अ वेरी बैड कॉर्नर, एंड उसका वो सेल्फ करेक्ट ही करेगी सिचुएशन आपको, और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हमने सिचुएशन वो पहले भी देखी है। अगले 5 से, अगले मैं कह रहा हूँ 6-7 साल लगेंगे इस मेस को ठीक होते होते। एंड होपफुली मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जॉब सीन एंड वेज ग्रोथ एंड एवरीथिंग, मुझे लगता है कि अगली बार शायद इतनी जल्दी ऐसा बुरा बबल, ऐसी स्पेकुलेटिव फ्रेंजी बड़ी जल्दी हमें देखने को ना मिले। क्योंकि मैं ये भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मिडिल क्लास में, इवन इन यंगस्टर्स, ये फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है। दे आर नाउ, उनको ये जो सोशल मीडिया में लोग अपनी लाइफस्टाइल को पिच कर रहे हैं, एस्पिरेशन क्रिएट कर रहे हैं पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग के लिए, और डेवलपर्स ऐसी इमेजरी बिल्ड कर रहे हैं, लग्जरी लग्जरी, इवन वो लग्जरी के बेसिक फैक्टर्स ही मिसिंग है। साइजेस ही नहीं है, माइक्रो मार्केट ही नहीं है, लोकेशन ही नहीं है। तो मगर वही सोशल मीडिया में बहुत सारी सेम वॉइसेस आके उनको ये भी सिखा रही है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मार्केट में क्या हो रहा है, what are the risk factors with regard to your job, now your wages may not grow, why it is very important, what is the power of compounding। तो वो फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है, मैं देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि चीजें, इस बार जो मेस क्रिएट हुआ है ये ठीक होगा, और होपफुली इतनी जल्दी ऐसा बबल नहीं बनेगा, और हमारी मिडिल क्लास ये गलती दोबारा नहीं करेगी, मतलब लेकिन मैं अपने आप को ऐसा टाइट टाइट सिचुएशन में डालने की गलती नहीं करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं मिडिल क्लास के लिए नए बबल जोन्स देख रहा हूँ। हम्म, फॉर एग्जाम्पल, पूरा जेवर एयरपोर्ट का एरिया, वो मिडिल क्लास के लिए एक ऐसा ट्रैप है जहां से वो अगले 15-20 साल नहीं निकल पाएंगे। सिमिलरली वेस्ट जोन में मैं देख रहा हूं तो मुंबई 3 हो आ रहा है। और ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि ये पॉलिसी लेवल पर बिल्डर्स को फैसिलिटेट किया जा रहा है। किस तरीके से, मतलब फैसिलिटेट किया जा रहा है? जेवर में आप, अगर नया जोन बना है, क्या 10,000 रुपए, 12,000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट एक एवरेज इंडियन की रियलिटी हो सकती है? क्या वहां पे 90% का प्रोजेक्ट में बैंक फाइनेंस किया जाना? हमारे एक जानने वाले मेरे साथ गए थे देखने के लिए, तो उन्होंने मेरा ओपिनियन पूछा। मैंने कहा अपने लिए तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपके बच्चों के लिए इट्स टू अर्ली। हाँ, आप ये चाहते हैं आपका पोता बोले कि दादा बड़े विजनरी थे, तो ठीक है। हम्म, तो ये सब जो नए एरिया बन रहे हैं, क्या यहां पे शुरू से ही प्रॉपर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी नहीं आनी चाहिए थी? और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, देखिए कई बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस इंडिया में बन सकते थे, नहीं बने क्योंकि वहां पे अफोर्डेबल हाउसिंग को ध्यान नहीं दिया गया। जैसे धोलेरा को ही आप देख लीजिए। अगर धोलेरा में जितना
फोकस बिजनेसेस को इनवाइट करने का था, साथ में अफोर्डेबल हाउसिंग का भी होता तो वो सक्सेसफुल होता। बिजनेसेस भी तभी सक्सेसफुल होंगे जब अफोर्डेबल हाउसिंग होगी। ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए घर होंगे। ब्लू कॉलर्ड और लोअर लेवल व्हाइट कॉलर लोगों के लिए जो घर होंगे, अगर वो अफोर्ड कर पाएंगे तो ही बिजनेस चल पाएंगे। ये सोचना गलत भी बहुत जरूरी है कि कई मैंने ऐसी इंडस्ट्रियल सिटीज, आईटी पार्क्स, एसईजेड्स को फेल होते देखा जहां मिडिल क्लास के लिए, उनके ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए प्रॉपर अकोमोडेशन नहीं थी। हम्म। लोगों ने मिडिल ऑफ नोवेयर में ऐसे एसईजेड्स बना दी तो वो नहीं चल पाए थे। तो अगर आपको धुलेरा को बनाना है तो यू आर राइट कि सी गवर्नमेंट हैज टू हैव अ सेंट्रल, यहाँ ना इसको स्टेट सब्जेक्ट कर दिया है, लेकिन एक सेंट्रल हमारा एक मिडिल क्लास हाउसिंग, अर्बन इन इश्यूज के लिए ना एक स्ट्रॉन्ग बॉडी होनी चाहिए जो कि इन चीजों की प्लानिंग करे कि हमारे नेशनल लेवल पे हमारी मिडिल क्लास की ये सेगमेंट्स हैं, अफोर्डेबिलिटी ये है, तो शहर में हम इन जोन्स को मिडिल क्लास हाउसिंग के अलॉट करेंगे। एंड दूसरा, अलॉट करेंगे इन रेट्स पे, एंड बिल्डर्स विल हैव टू सेल एट दिस प्राइस, प्राइसेस हैव टू बी कैप्ड। स्टिल वो रीजनेबल इक्वेशन होगी तो मेनी बिल्डर्स विल कम, बिकॉज आप मास स्केल में हाउसिंग कर पाओगे। एक प्रॉब्लम ये हुई है कि जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी इन्होंने बनाई, इट वाज सपोज टू बेनिफिट द फार्मर्स, लेकिन हमारी अर्बनाइजेशन में, सिस्टमैटिक अर्बनाइजेशन में सबसे बड़ा हर्डल ये बन चुका है। और वो वही किसान, वो अब बिल्कुल ही ज्यादा बिल्कुल स्पेकुलेटर बन चुके हैं। दे आर द बिगेस्ट स्पेकुलेटर्स, दे आर द बिगेस्ट लैंड शार्क्स। अब ये भी बात सही है कि उनकी लैंड को एक्वायर कोरेशन के अंदर, कोरेस उनको ना कोरेशन के अंदर उनकी लैंड नहीं एक्वायर करनी चाहिए कम रेटों पे। उसके लिए भी आप एक पूरा स्ट्रक्चर बनाओ कि हाउ फेयर मार्केट प्राइस विल बी डिटरमिन्ड, सो दैट कि वो अल्टरनेट लैंड ले लें, प्लस उनके पास रीजनेबल अमाउंट बचे। और उनका भी गुड लक है कि उनकी लैंड मास्टर प्लान में आ गई है। जस्ट बिकॉज एक किसान की लैंड मास्टर प्लान में आ गई है, वो 40 करोड़ रुपए एकड़ तो नहीं होनी चाहिए, 80 करोड़ रुपए एकड़ तो नहीं होनी चाहिए। इसमें किसान की क्या मेहनत लगी है? आप कहते हो उसकी लैंड है जितनी मर्जी की बेचे, वो तभी उसकी 80 करोड़ रुपए एकड़ हुई है ना। गुड़गांव में कई पॉकेट्स, नोएडा में कई पॉकेट्स में 50 करोड़ से 100 करोड़ मांग रहा है जिसने नहीं बेची, किसान ने 40 करोड़ मांग रहा है। किसान की किसान को जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन ही शुड नॉट कम इन द वे ऑफ सिस्टमैटिक अर्बनाइजेशन। मैं तो, अब लैंड एक्विजिशन एक्ट है, जबरदस्ती आप खरीद नहीं सकते, मैं तो 40 करोड़ रुपए कर दूंगा। तुम्हारी लैंड 40 करोड़ रुपए एकड़ कैसे हुई है? वो तो 50 लाख की भी नहीं थी, क्योंकि एक नेशनल बोर्ड अथॉरिटी ने एक मास्टर प्लान बनाया। तो तुम ही उसके सोल बेनिफिशियरी तो नहीं हो सकते ना। यू कांट बी ए लैंड शार्क, लैंड स्पेकुलेटर की मैं तो इतने की बेचूंगा। तो जहां अर्बनाइजेशन इज अ नेशनल नीड, इज अ सोसाइटीज नीड, उसमें गवर्नमेंट के पास पावर होना चाहिए कि अगर कोई अर्बन एरिया डिफाइन किया है तो गवर्नमेंट शुड बी एबल टू एक्वायर लैंड एट अ रीजनेबल रेट विच इज वेरी वेरी फेयर टू द फार्मर्स, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रेट अप्रूव करे। उनको चीटिंग नहीं होनी चाहिए उनके साथ। ओनली देन कैन सिस्टमैटिकली मिडिल क्लास हाउसिंग बी डन। अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया में इसलिए भी संभव नहीं है कि अगर आपने रिजनेबल फेयर प्राइस पे एक्वायर भी कर लिया तो प्रॉफिटियरिंग जो है वो गवर्नमेंट बॉडी के पास चली जाती है। चली जाए। गवर्नमेंट वैसे भी मिडिल क्लास से, तो गवर्नमेंट अगर रेवेन्यू कमाएगी तो सी गवर्नमेंट ढंग से खर्चे ना खर्चे वो अलग सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट टैक्स भी तो कलेक्ट करती है ना, लैक्स ऑफ करोड़ का। तो रेवेन्यू तो लेती ही है, हम सबकी सैलरी से सारी मिडिल क्लास बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर बिजनेसेस से लेती है। तो यहाँ अगर पैसा गवर्नमेंट ने, अगेन अगर वो अफोर्डेबल जोन में है तो गवर्नमेंट का ऑक्शन प्राइस भी फिक्स्ड होगा। अनड्यू प्रॉफिटियरिंग मत करे गवर्नमेंट, और बिल्डर को भी बोले आई एम अलॉटिंग दिस लैंड टू यू, यू विल हैव टू सेल यूनिट्स एट दिस प्राइस रेंज। और अगर वो बड़ा चंक लैंड का होगा, उसमें टाटा हाउसिंग आती है और कोई बड़े और कॉर्पोरेट प्लेयर्स आते हैं जिनको एक्सपर्टीज है, तो वो मास स्केल की हाउसिंग करेंगे, प्री फैब कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उनकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी रीजनेबल आएगी। दे विल नॉट हैव टू मेक वेरी टॉल टावर्स, क्योंकि लैंड रीजनेबल रेट पे मिली है तो वो ग्राउंड फ्लोर 5, ग्राउंड फ्लोर 6 बनाएंगे। तो और गवर्नमेंट बताए कि ठीक है, आपका 8,000 रुपए फुट का आप क्लस्टर बेचोगे। डेवलपमेंट। हाँ, और आपका प्रॉफिट इसमें 1,000 रुपीज स्क्वायर फीट होना चाहिए ट्रांसपेरेंटली, एंड यू पे द गवर्नमेंट, ताकि कॉस्ट ऑफ फाइनेंस आपको हिट ना करे। यू द पे द लैंड का वैल्यू एज यू सेल, कि आपका प्रॉफिट नेट आपको इतना बच जाए।
तो जब तक अब आप क्या करती है, गवर्नमेंट मास्टर प्लान अनाउंस कर देती है, जमीन सारी वहां किसानों के पास है, फिर क्रेजीनेस होती है कि हर डेवलपर भागता है, यहाँ लैंड एक्वायर करूं, वहां लैंड एक्वायर करूं, यहाँ लैंड फंसा लूं, वहां फंसा लूं, तो सारा आपने जम्बल अप कर दिया। अब जैसे गुड़गांव में कई साल तक सप्लाई आपकी स्टिफल्ड रही, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे में कुछ फार्मर्स ने अपनी लैंड देने से मना कर दिया। पूरी आपकी नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फॉर वन डिकेड हम शक्ल देख रहे थे कि कब बनेगी रोड, वो फार्मर अटके हुए थे। तो अर्बनाइजेशन इज अ नेशनल प्रायोरिटी, इट्स अ नेशनल नेसेसिटी। कैसे वो किसान रोक सकते हैं? आप फटाफट हाई कोर्ट फैसला करें कि इनको चलो 30 करोड़ रुपीज एकड़ जमीन दो, इमीडिएटली दे हैव टू सेल। अब गुड़गांव के आउटस्कर्ट्स में कुछ कुछ मास्टर प्लान डिक्लेयर कर दिए गए, कुछ एरियाज में नहीं किए गए, जहां डिक्लेयर कर दिए गए वहां फ्री फॉर ऑल है। गवर्नमेंट शुड एक्वायर ऑल दैट लैंड एंड प्रॉपर्टी से कि यहाँ पूरी सोना रोड का जो मास्टर प्लान है, दिस इज फॉर मिडिल क्लास हाउसिंग। यहाँ हर वही डेवलपर आएगा जो फाइनेंशियल क्लोजर लेके आएगा, कॉर्पोरेट डेवलपर आए, स्पेकुलेटिव डेवलपर ना आए। अगर उसको इतनी हाउसिंग करनी है तो उसके बैंक में इतना इक्विटी उसकी इतनी होनी चाहिए, बैंक से कंस्ट्रक्शन लोन उसको इतना होना चाहिए, ताकि his dependence on receive sales receivables is reasonable. आप जो कह रहे हैं इट्स वेरी मच लाइक चाइना की जो 3 रेड लाइन पॉलिसी है, वो कि इतना डेट इक्विटी डेवलपर का होना चाहिए। लेकिन हमने देखा है जहां गवर्नमेंट ने रिलेटिवली रीजनेबल रेट पे भी लैंड एक्वायर किया है, जेवर एयरपोर्ट का एरिया फॉर एग्जांपल, वहां भी तो आपने फ्री मार्केट इकोनॉमी के नाम पर बिल्डर को खुला छोड़ दिया है, जिसको जो लॉन्च करना है करो। वही तो, जैसे आपने आपका सवाल था ना कि गवर्नमेंट को पॉलिसी लेवल पे क्या करना चाहिए फॉर मिडिल क्लास हाउसिंग। दे हैव टू टेक आउट सम डेवलपमेंट आउट ऑफ द रिल्म ऑफ स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। इट शुड बी अ नीड एक बेसिक रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करने के मोटिव से। सो यू शुड इनवाइट प्राइवेट सेक्टर, ताकि लोगों को क्वालिटी मिले और बेटर कस्टमर सर्विस मिले और चीजें टाइम पे हों। लेकिन उस पे भी जी, आप सी कई कॉन्ट्रैक्ट्स रियल एस्टेट को छोड़ दें तो मेनी रोड कॉन्ट्रैक्ट्स, मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑन अ फिक्स्ड प्रॉफिट बेसिस, या आप ये हाईवे बनाओगे तो आपको इतना रेवेन्यू मिलेगा, ये मिलेगा। आप अगर एयरपोर्ट बनाओगे तो आपको इतना शेयर मिलेगा रेवेन्यू का, आप ये बेच सकते हो। तो कुछ और हाइब्रिड मॉडल हो सकता है कि सम प्लॉट्स फॉर लग्जरी हाउसिंग यू कैन सेल एट मार्केट प्राइसेस, बट टू सब्सिडाइज दैट ऑल दीज डेवलपमेंट्स यू हैव टू प्रोवाइड एट फिक्स्ड प्रॉफिट मार्जिन। तो पॉलिसी इनिशिएटिव क्यों नहीं लेना चाहिए? गवर्नमेंट को बिल्कुल लेना चाहिए। सी सबसे बड़ी बात है कि मिडिल क्लास, सबसे बड़ी चीज क्या होती है? घर। जब अर्बन, ये जो बहुत सारे लोग हमारे इंडियन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बना इंडिया, सारे लोग बेंगलोर में, पूना में, हैदराबाद है, मेनी ऑफ देम वर नॉट नेटिव्स ऑफ दी सिटीज। ये अपने छोटे शहरों को, गांव को छोड़ के पढ़ लिख के आए हैं, जॉब कर रहे हैं। सबसे बड़ी नीड कि वो एक खुशहाल जिंदगी जी सके, उनको एक अफोर्डेबल हाउसिंग मिलनी चाहिए। सबसे पहले अपना फंदा अगर वो गले में हाउसिंग लोन का ही बांध लेंगे, जिसे 50% ऑफ द इनकम इज गोइंग देयर, तो उनका जो इमोशनल वेलबींग तो वहीं खत्म हो गया डे वन से। उसके बाद आपकी रियल वैल्यू टर्म्स में अगर सैलरी 10 साल से स्टैग्नेट कर रही है, 2016 से 25 तक सैलरी स्टैग्नेटेड, इन्फ्लेशन एडजस्टेड कम ही हुआ है। इन्फ्लेशन कम ही हुआ है, एस्पिरेशन, लाइफस्टाइल एस्पिरेशन लेवल आपकी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो सो मच, ये मिडिल क्लास के जो कई लोग हैं, दे आर अंडर वेरी मच स्ट्रेस, वेरी स्ट्रेस्ड। दे आर ऑल्सो सीइंग कि जैसे उनके फादर 60 साल की उम्र में रिटायर होते थे, तब घर बनाते थे, वो अब जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ये आईटी कंपनीज में अनलेस यू आर एबल टू राइज हायर, आपको 25 साल का बच्चा रिप्लेस कर देगा। हम्म। आपकी तनख्वाह 40 साल 45 साल तक बढ़ाई, फिर कंपनी बोलेगी सॉरी वी कांट इंक्रीज योर सैलरी एनी मोर बिकॉज यू डूइंग द सेम थिंग। तो वो अगर गवर्नमेंट को, इससे क्या होगा कि जब होम्स आर अफोर्डेबल, एक आप रीजनेबल अमाउंट का अपनी इनकम से होम में डालें, रीजनेबली प्राइस्ड है, दैट विल फ्री अप। सबसे पहले तो फर्ज ये भी है ना कि लोग खुश रहें, स्ट्रेस कम हो। दूसरा, जो कंजम्पशन, अदर सेक्टर्स में जो कंजम्पशन है विदाउट टेकिंग द डेट, वो बढ़ेगी। पीपल विल बी एबल टू बाय ऑटोमोबाइल्स, थोड़ी और कंज्यूम, और चीजें कंज्यूम करेंगे, तो मनी विल गो टू अदर सेगमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री, वहां इम्पिटस मिलेगा। और वो एक्सपेंसेस ऐसे हैं कि दे आर नॉट अ नूज अराउंड योर नेक। जब तक आप खर्च सकते हो आप खर्चोगे, आप रोक भी सकते हो।
होम लोन की ईएमआई तो आप नहीं रो सकते अगले 25 साल तक, 20 साल तक। वो तो जैसे आपने बताया, उस आदमी ने वीडियो बनाया था, मैंने भी देखा, वो उसका दर्द ही था ना, डर था उसका। वो बेचारा फंसा हुआ था। और मैं शुरू में अपने कैरियर में ऐसी सिचुएशन में रह चुका हूँ जहां लगता था भाई नौकरी चली गई तो क्या होगा, ये जो ईएमआई वीएमआई दे रहे हैं ये बड़ी मुसीबत हो जाएगी यार। और यंगस्टर्स को बिल्कुल सबसे पहले अपना पैसा देखो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग विल गिव देम a very good retirement cushion, but you have to give that power of compounding time. अब ये गलती क्या कर रहे हैं कि शुरू में ही घर और कार ले लेते हैं ये लोग, हम्म। तो डिस्पोजेबल इनकम की घर और कार की ईएमआई में घुस गई सारी। एंड अब एक्चुअल सेविंग रिटायरमेंट के लिए आप करते हो जब आप 40 साल के हो चुके हो, तो कंपाउंडिंग को आप टाइम ही नहीं दे रहे हो। कंपाउंडिंग तभी करेगी जब 25 साल में पहली सैलरी को आपने डालना शुरू कर दिया किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में जो कंपाउंड कर रहा है, मैं इसमें और आपका थोड़ा कॉर्पस बन जाए तो आप फिर घर भी लो, सब कुछ करो। एक बहुत इंटरेस्टिंग इस पर मैंने कैलकुलेशन किया था कि अगर आप 1 करोड़ का घर लेने के लिए 80 लाख रुपए बैंक से लोन ले रहे हैं, एक यंग लड़का, अगर वही लड़का उसी घर में 25,000 रुपए में रहे और ये ईएमआई और रेंट के बीच का जो गैप है वो 12% पे भी करना शुरू कर दे इन्वेस्ट, 10 साल बाद बिना किसी होम लोन के वही घर, वो घर डबल भी हो जाए तब भी खरीद सकता है। हाँ, मैंने आपकी ये पॉडकास्ट सुनी थी, तो उसके बाद मैंने भी थोड़े मैथमेटिकल नंबर्स रन किए। इनफैक्ट अगर वो किराए पे रह रहा है, अगर सी अजम्पशंस है, अजम्पशन ये है कि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी 7-8% बढ़ेगी, हाँ, किराया 10% बढ़ा लेते हैं। हर साल 5% बढ़ेगा किराया, और अगर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा तो 12% उसको मिलेगा हाँ, लेटर से। तो सी जब तक ये इक्वेशन है कि होम लोन 8% का है आपका, और आपका जो रेंट है वो 1.5-2% है, तो रेंटल वाला हमेशा जीतेगा। वो घर भी खरीद लेगा, प्लस उसको बैलेंस पैसा भी बचेगा हाँ, उसको। घर की वैल्यू, जिसने घर खरीदा उसकी तो घर की वैल्यू है, सारे खर्चे निकालेगा, रजिस्ट्रेशन फी देगा, मेंटेनेंस देगा, यही लोग नहीं जोड़ पाते सिंकिंग हैं। फंड आईबीएमएस देगा, सिंकिंग फंड रीजुनोवेट 20 साल पुराने कॉन्डो में तो खर्चा भी करेगा ना। 15 साल बाद आपको लिफ्टें बदलनी पड़ती है, ये डीजी सेट्स बदलने पड़ते हैं, फसाड को रिपेयर करना पड़ता है, ये सब रिपेयर करना पड़ता है। तो रेंटल वाला विल बी एबल टू बाय दैट हाउस प्लस हैव अ टाइडी सम टुवर्ड्स हिज रिटायरमेंट कॉर्पस, स्पेशली सो जब रेंटल इज 2% ऑफ द कैपिटल वैल्यू, दोनों बराबर का पहुंचते हैं, कि होम लोन 8% है, बाकी सारे फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम। इफ रेंटल इज 4-4.5%, तो फिर आप कह सकते हो दोनों बराबर पहुंचते हैं। हमारे यहाँ रेंटल 4-4.5% है ही नहीं, हम्म। आपको अगर 1.5-2% पे मिल रहा है तो इट मेक सेंस। इंडिया का रेंटल वर्सेस बोरोइंग कॉस्ट हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, सेकंड नंबर पे चाइना है 300 बेसिस पॉइंट। और मैंने वो उस कैलकुलेशन में ये निकाला था कि 1 करोड़ को ही बेंचमार्क बनाए तो 20 साल में डिफरेंस विल बी ऑफ सम 13 करोड़, इतने का डिफरेंस आ जाता है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं। हम लोग मोस्टली ये एग्री कर रहे हैं कि इंडियन रियल एस्टेट में एक बबल है, हम ये भी एग्री कर रहे हैं कि एक बबल बर्स्ट भी होना शुरू हो गया है, प्राइस क्रैश भी हो गया है, सरफेस लेवल पर वो सबको दिख नहीं रहा है। अब इसी में एक आखिरी सवाल मेरा कि ऐसे में एक एवरेज सैलरीड क्लास इंडियन को क्या करना चाहिए, प्रॉपर्टी की तरफ सोचना भी चाहिए या टॉप टियर शहरों में प्रॉपर्टी से दूर रहना चाहिए? सी आज की डेट में द अफोर्डेबिलिटी इक्वेशन इज नॉट कंड्यूसिव टू बाइंग अ हाउस। अपने स्टेटस के हिसाब से अगर आप घर खरीदोगे तो आपकी ग्रॉस इनकम का 8-10 टाइम्स प्रॉपर्टी वैल्यू हो चुकी है। आपकी फैमिली की जो ग्रॉस इनकम है 8-10 टाइम्स प्रॉपर्टी वैल्यू हो चुकी है, जो जो ऑप्टिमम रेशियो लेटेस्ट से फिगर डबल है। मिनिमम 11 साल है, मिनिमम 11 साल हो गई है मिनिमम 11 साल है। प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से। जो कि रेशो 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऑप्टिमम कहते हैं 3 होनी चाहिए, लेकिन चलो मैंने 4 भी मानी। तो इस इक्वेशन के साथ आपको 90% लोन लेके 80% लोन लेके प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। इट्स मोर एडवाइजेबल कि इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ योर कैरियर यू पुट योर मनी, सबसे पहले आप सेव करो, डोंट गेट कैरिड अवे बाय लिविंग योर, सेव करना बहुत जरूरी है। आप सेव करो, अपने पैसे को कंपाउंड करो, फिर आप 10 साल काम कर लो, 15 साल काम कर लो,
अपने आप को एस्टैब्लिश करो अपने कैरियर में। उसके बाद अपने खुद के फंड्स यूज करते हुए होम लोन लो टू कवर द बैलेंस कॉस्ट, द शॉर्टफॉल, तब लोन लेके आप प्रॉपर्टी लो। बट लाइक यू राइटली सेड कि इफ योर मनी स्टिल वर्किंग वेल, वो 12% पे काम कर रहा है, तो ठीक है, फिर आप लोन भी ले सकते हो, बिकॉज उस लोन को कवर करने फिर आपने आर्बिट्राज है। 90% लोन नहीं लिया ना, क्योंकि आपको उस लोन को कवर, अब मैं 90% लोन लिया भी, लेकिन मेरे पास एक कॉर्पस है कि आई कैन पे हाफ द लोन इन वन स्ट्रोक। तो व्हेन आई से कि आपका लोन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसका मतलब है कि अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स में 50% पड़ा है, तो आप अगर आप ले लोगे पूरा तो इट्स फाइन। सो अपना कॉर्पस बिल्ड करो सो दैट, और ठीक है, जब आपको लगे कि एक कंफर्टेबल स्टेज के साथ घर मिल रहा है तब लो। ऐसी कोई जल्दी नहीं है कि आप अपने पूरी लाइफ को ट्विस्ट कर लो और स्ट्रेस ले लो अपने ऊपर शुरू में ही इतना महंगा घर लेके। अगर रीजनेबल इक्वेशन हो रही होती तो जरूर कहते हैं कि ले लेना चाहिए, इट्स अ गुड गुड बाय, इट्स अ रीजनेबल बाय, बट नॉट एट दीज टर्म्स। टर्म्स पे लेना कहाँ की अकलमंदी है, अपने आप को इतना स्ट्रेच करना नहीं अकलमंदी। तो आपने सुना एक ऐसे रियल एस्टेट प्रोफेशनल को जिन्होंने 3 दशक से ज्यादा रियल एस्टेट में बिताया है। आपने देखा कि जो पिछले कुछ समय से मैं भी आप लोगों को बार बार ये एडवाइस देता हूं कि घर खरीदना आपका एक इमोशनल डिसीजन हो सकता है, लेकिन घर खरीदना फाइनेंशियल डिसीजन बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने फाइनेंसेस देखने चाहिए। आपको रियल एस्टेट के हाइप से कैरेड नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं ये जानता हूं कि जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो अक्सर मुझ पर एंटी बिल्डर होने का ठप्पा लग जाता है, लेकिन मैं प्रो कंज्यूमर बातें करता रहता हूं और आम तौर पे मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे लोगों को लेकर आऊं इस प्रोग्राम में जो प्रो कंज्यूमर बात करें, कंज्यूमर सेंट्रिक बात करें, रियल एस्टेट के वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो। और अगर कोई रियल एस्टेट का वेस्टेड इंटरेस्ट है भी जो हमारे इस लॉजिकल फाइनेंशियल आर्गुमेंट को काउंटर कर सकता है, उसका भी स्वागत है। हम उससे भी बात करने को तैयार हैं अगर वो हमें गलत साबित कर सकता हो। लेकिन हमने जितने लोगों से बात की है जो वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, जो जेन्युइन प्रोफेशनल्स हैं, वो मानते हैं कि रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट तभी हो सकता है जब आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया के लार्ज शेयर ऑफ इंडियंस का वो रियलिटी नहीं है। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम के लिए। हम आगे इस पर और भी बात करेंगे। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू।